आज की इस संवादशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और संस्कृत में एक बड़ी विशेष बात है कि एक शब्द इस्तेमाल होता है, प्रयोग में आता है, वो है विचिकित्सा। और उसको लेकर के मंत्र भी हैं कि यदि कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा स्यात्। तो यदि विचिकित्सा हो, किसी संशय में कोई संदेह हो और स्पष्ट ना होता हो, तो वहाँ पर आपको जो ज्ञान वृद्ध लोग हैं, उनसे आपको जाकर के पूछना चाहिए। तो विचिकित्सा को बहुत स्थूल रूप में आप संशय या संदेह के रूप में देख सकते हैं, लेकिन ये उससे ज़्यादा संवेदनशील शब्द है। क्योंकि संशय और संदेह जो है वो थोड़ा जो है वो स्थूल शब्द हैं। विचिकित्सा जो है वो ज़्यादा सूक्ष्म और संवेदनशील शब्द इसलिए है, क्योंकि उसका सीधा संबंध आपके कर्म विचिकित्सा कर्म के साथ है, ज्ञान के साथ है। और ये जो हम संवादशाला जिसे हम कह रहे हैं, उसको वस्तुतः हम लोग अकात्मिक कर्म कहते हैं। तो आज के अकात्मिक कर्म में जो विचिकित्सा है, उससे मैं आपका अगले 5-7 मिनट में, अधिकतम 10 मिनट के अंदर-अंदर आपके साथ उस विषय पे चर्चा करूँगा और उसके बाद हम ओपन हाउस डायलॉग में अपनी बातचीत आरंभ करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि इसके ये कौन से पक्ष हैं, कौन-सी विचिकित्साएँ हैं, जिनको हमें थोड़ा समझना है, विश्लेषण करना है, उसके नए आयामों को देखना है और उसके एप्लीकेशन को भी देखना होगा। तो विषय को आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पावर पॉइंट आप लोगों के साथ साझी की गई थी, शेयर की गई थी, उसको आप सभी देख के आए होंगे। इसलिए केवल इस सारे विषय को एक बार रिवाइज़ करने के लिए, ताकि हमारा जो फ़ोकस है, हमारी ओरिएंटेशन जो है, वो विषय पर केंद्रित रहे, इसलिए मैं केवल मात्र आपके साथ बहुत तीव्रता के साथ इन सारी स्लाइड्स को एक बार शेयर करूँगा। तो विषय हमारा आज का जो संवाद का है वो है एप्लीकेशन ऑफ संस्कृत शास्त्रीय नीति एज पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी एंड न्याय एज डिसीजन मेकिंग एंड दंड विधान, व्हाट कॉलोनाइज सोशल साइंसेज लॉज मैनेजमेंट स्टडीज नीड टू लर्न। तो हमें 2-3 बातें, क्योंकि व्यापक सा ये बहुत व्यापक सा विषय है, इसलिए इसको बहुत सावधानी के साथ और समय को ध्यान में रखते हुए हमें इसके ऊपर चर्चा करनी है। तो सबसे पहले जो जानने योग्य इसमें बात है कि नीति शब्द जिसको हम सामान्य रूप से नैतिकता के साथ तुरंत जोड़ देते हैं, वैसा करने का प्रयास नहीं है। वो सद्नीति जो है, उसके जो मार्ग निर्देशक सिद्धांत होंगे, वो अलग-अलग संस्कृतियों में अलग-अलग प्रयोजनों से बनते हैं। लेकिन नीति शब्द का जो मुख्य रूप से आपको अर्थ देखने को मिलेगा, वो पॉलिसी या स्ट्रेटेजी में संस्कृत साहित्य में मिलता है। और दूसरा, न्याय के 2 पक्ष हैं जिसके ऊपर हमें विशेष सावधानी रखनी है। एक तो उसमें है डिसीज़न मेकिंग, कि निर्णय करना, आप प्रमाणों के द्वारा निर्णय करते हैं। लेकिन केवल इतना ही नहीं, उसके साथ उसका दंड विधान भी करना आवश्यक है। और इस सारे 4 बिंदुओं को किस तरह से जो सोशल साइंसेज़, लॉज़ या मैनेजमेंट है, जो कि वेस्टर्नाइज़ उम, पर्सपेक्टिव से ज़्यादा काम करते हैं, और भारत में तो वो प्री इंडिपेंडेंस एरा से चले आ रहे हैं, जो पैटर्न सेट कर दिए गए, उसमें कोई परिवर्तन किए ही नहीं गए। तो उसके लिए हम क्या प्रस्तुत कर सकते हैं, इन सब बातों को हम ध्यान में रखते हुए आगे की चर्चा करते हैं। तो नीति शब्द के ये जो 2 रूप हमें देखने को मिलते हैं, उससे संबंधित जो 2 श्लोक मिलते हैं, आप सभी ने गीता से परिचित ही हैं। तो उसमें 2 श्लोक, एक 10वें अध्याय का जो 38वां श्लोक है, दंडो दमयताम अस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्। तो इसका मतलब है कि कम से कम भारतीय परंपरा में दंड और नीति, ये दोनों शब्द प्रयोग होते हैं। और नीति अनुकूल दंड और दंड की नीति, ये सारी की सारी बातों को हमें धीरे-धीरे समझना है। मैं अर्थों में नहीं जा रहा, जैसा मैंने कहा कि मुझे इस वक़्त केवल आपके साथ एक बात को दोहराना है, उसका एक पुनर्अभ्यास करना है, ताकि हम बातचीत को आरंभ कर सकें। तो कृष्ण जो है वो इस बात को बड़े स्पष्ट रूप में जो है वो कह रहे हैं कि दंडो दमयताम अस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्। जीतने वालों के लिए मैं नीति हूँ और दमयताम अस्मि,
दंडः कि मैं दंड हूँ, जो दमय करता है, जो नियंत्रण में रखता है चीज़ों को और न्यायोचित दंड। और दूसरा जो उनका श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर्मम, कि वो नीति शब्द यहाँ पे भी आता है। और निश्चित रूप से अनंत ऐश्वर्य, विजय, समृद्धि और नीति होती है, ऐसा मेरा मत है कि जहाँ पे योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर पार्थ हैं। अब वो कैसी नीति होती है, ये आप पूरा का पूरा महाभारत मुझे लगता है इस श्लोक में समाहित हो जाता है कि कृष्ण ने कैसी-कैसी नीतियों का प्रयोग किया और कैसे जो है उससे श्री, विजय और भूति आदि की उपलब्धि हुई। अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, इन 2 श्लोकों को ध्यान में रखिए कि हमारे यहाँ पे जो नीतिज्ञ हुए हैं, नीतिकार हुए हैं, जिनमें कृष्ण, चाणक्य, विदुर आदि आप सभी लोग जानते हैं। उन्होंने धर्म नीति, राजनीति, अर्थनीति, सामान्य व्यवहार नीति, राज्य नीति, देव नीति और आसुरी नीति, इन सब शब्दों के साथ हमें ये नीति शब्द देखने को मिलता है। और इस सारे विषय को हम क्रमशः इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रीक माइथोलॉजी में न्यायिक अवधारणा क्या रही है और क्रिश्चियनिटी में क्या रहा है, इस्लाम, हिंदुत्व, कम्युनिज़्म और प्रेज़ेंट डे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि उसमें भारतीय मूल्य कोई नहीं है, इसलिए मैं उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शब्द ही कहता हूँ। तो बहुत संक्षेप में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ ग्रीक गॉडेस जो जस्टिस की है वो थेमिस है और उसकी बेटी जो है डाइक है और ये दोनों न्याय की देवियाँ हैं, लेकिन वहाँ पे जो न्याय की अवधारणा आपको देखने को मिलती है, वो आप इन चित्रों से आसानी से समझ सकते हैं, नहीं तो अगर आपने माइथोलॉजी को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो आपके सामने बहुत सारे उदाहरण आएँगे, यानी कि अनेकानेक उदाहरण उपलब्ध होंगे, जिनमें से विशेष रूप से ये 2 उदाहरण जो हैं, कि जो वहाँ का गॉड ज़ीउस है, उसने सिस्पस को जो है, वो दंड दिया था, जिसको आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि अ, हमेशा उसको एक पर्वत के ऊपर पत्थर को लेके जाना है और जैसे ही वो ऊपर पहुँचेगा और फिर वो नीचे गिर जाता है। और वो इसलिए उसको दिया गया, क्योंकि उसने जो है वो मृत्यु के विषय में कि जो अमरता है, कि मृत्यु को बिट्रे करते हुए अमरता को कैसे प्राप्त करना है, इस रहस्य को उसने जान लिया और इसके द्वारा जो है उसने अमरता की ओर उम, प्रयास किए। और दूसरा और भी जो बड़ा आश्चर्यकारी जो आपको दंड विधान मिलता है, न्याय का मिलता है, वो प्रोमेथियुस का विषय में मिलता है, जिसने लोगों के हित के लिए, लोक हित के लिए देवताओं से विशेष रूप से ज़ीउस से जो है अग्नि चुराई और सारी मनुष्यता को दी। उसको ये दंड मिला और वो दंड क्या था कि भी उसको बाँधा गया है और एक जो पक्षी है वो आकर के उसके जिगर को खाता रहता है। उसमें छिद्र करता रहता है और ये लाइफ़ लॉन्ग चलने वाली उसकी पनिशमेंट है। दूसरी ओर जो आप क्रिश्चियनिटी की ओर जाते हैं तो गॉड जो है, वहाँ पे जो जस्टिस करते हैं कि ज्ञान का फल खाने पे एडम और ईव को जो है वो निष्कासित कर देते हैं स्वर्ग से। तो अब यहाँ पे किस तरह का ये जस्टिस सिस्टम है, इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा और गॉड के अतिरिक्त उसमें जो हमें देखने को मिलता है आर्कएंगल माइकल, जो डिवाइन स्ट्रेंथ एंड जस्टिस एज़ अ वॉरियर ऑफ गॉड जो है, वो विद्यमान रहता है और दूसरा जो वहाँ जस्टिस के साथ संबंधित एंजल है, वो रेडवुल है और स्पेसिफिकली जो है वो जस्टिस, फेयरनेस एंड हार्मनी के लिए वो काम करता है। इस्लाम में तो और कोई जस्टिस कर ही नहीं सकता सिवाय अल्लाह के, तो वहाँ कोई और कॉन्सेप्ट नहीं है और उसी अल्लाह को जो है अल अदल अदल कहा गया है, अल हाकम और इम्पार्शियल जज के नाम से कहा गया है। ये सब बातें आप जानते हैं। जल्दी से देखते हुए आप देख सकते हैं हिंदुइज़्म में 2 जो हैं वो देव हैं। एक तो यम है जो मृत्यु के पश्चात आपके निर्णय करते हैं और साथ में दूसरे जो हैं वो शनि है जो पृथ्वी पे किए जाने वाले कर्मों के विषय में न्याय करते हैं। और ये अंतिम जो है वो कम्युनिज़्म का एक न्याय सिद्धांत है, जिसमें कहा तो ये जाता है कि सारे के सारे जो हैं वो संपत्तियाँ जो हैं वो बराबर सभी में बाँट दी जानी चाहिए, लेकिन उसके लिए क्लैश करना ज़रूरी है। वो क्लास जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक आवश्यकता वहाँ पे विद्यमान है। और उसके नाम पे कितनी न्याय के नाम पे हिंसा की गई है,
जो हमारे लिए सभी के लिए विचारणीय है। अब बड़ी एक विचित्र बात है कि जब हम न्याय संस्कृत साहित्य की दृष्टि से संस्कृत के न्याय और नीति की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो हमें उदाहरण मिलते हैं वो विक्रमादित्य का मिलता है, जिसको इतिहास में से बिल्कुल ही लुप्त कर दिया गया है, जिसके बारे में कोई बात भी नहीं करता। उनकी कहानियाँ बड़ी प्रचलित हैं। एक कहानी ज़रूर मुझे ध्यान में है, लेकिन मैं बहुत अधिक कहानियाँ नहीं जानता और 2 पंक्ति में वो कहानी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, ताकि आप अपना न्यायपूर्ण तरीके से उसके ऊपर निर्णय दे सकें। और उसके साथ ये जो आप नीचे देख रहे हैं विक्रमादित्य का सिंहासन, जो कि राजा भोज हैं, जो बड़े प्रसिद्ध रहे हैं न्याय के लिए, क्योंकि विक्रमादित्य का सिंहासन उनके पास था। 1050 के आस-पास जो है वो राजा भोज का समय माना जाता है। तो उस सिंहासन में 32 जो थी वो पुतलियाँ थी, अप्सराएँ कह लीजिए या जो भी आप कहना चाहें, ये उनके नाम दिए हुए हैं। तो वो राजा को इस बात की हर 32 कहानियाँ सुनाती हैं कि भई ये वाली योग्यता अगर आप में है, तो आप न्याय के सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं, अन्यथा आप न्याय के सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हैं। तो उन कथाओं को आप सारे लोग पढ़ सकते हैं, सिंहासन बतीसी के नाम से हिंदी में वो प्रचलित भी है। लेकिन जब हम विक्रमादित्य, राजा भोज आदि की बात करते हैं, जो कि भारतीय नीति और न्याय के प्रतिनिधि हैं, तो उसकी जो चुनौतियाँ सबसे पहले आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें सारे के सारे विदेशी मूल्यों को लिया गया है और उसी के आधार पे जुडिशरी को बनाया गया है। और साथ ही साथ दूसरी चुनौती आपको इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड, जिस तरह की वहाँ भाषा इस्तेमाल होती है, तो क्या वहाँ पे भारतीय नीति और न्याय को हम लागू कर पाएँगे? तीसरा आपका पार्लियामेंट है जिसके विचित्र कारनामे हम सभी लोग रोज़ देख ही रहे हैं और देखते ही आ रहे हैं और अभी और देखने के लिए बहुत कुछ शेष है। तो वहाँ से तो आप न्याय और नीति की तो बात कर ही नहीं सकते, पर्टिकुलरली जब आप अब यूजीसी के जो सर्कुलर आने शुरू हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए तो और भी संदेह होता है। और चौथा जो आपकी भारतीय नीति और न्याय के लिए चुनौती है, वो है जुडिशरी की, जो कि जिसके सारे रेफरेंस पॉइंट जो हैं वो ऑक्सफोर्डियन रेफरेंस पॉइंट हैं। वो जब भी न्याय और नीति की बात करेंगे तो उसका ट्रांसलेशन, उसका अनुवाद, उसके संदर्भ जो हैं वो वहाँ पे देखेंगे, जो वेस्ट में हुए। और वेस्ट में जितने भी मूल्य उत्पन्न हुए हैं वो किसी स्वस्थ समाज के तो नहीं थे। ये बात तो बड़ी स्पष्ट है ऐतिहासिक दृष्टि से भी और अन्य दृष्टियों से भी। वहाँ पे युद्ध हुए, अत्याचार हुए, अनाचार हुए और फिर वहाँ धीरे-धीरे दार्शनिकता को इस तरह से प्रस्तुत किया गया उन मूल्यों के रूप में, जिसे आज हम फ्रीडम ऑफ स्पीच और इक्वालिटी, ब्रदरहुड, ये वो सारे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट्स और प्रिएम्बल आदि में। एक भी भारतीय मूल्य नहीं है और कम से कम ये मैं बड़े स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी मूल्य किसी स्वस्थ समाज से लिया हुआ नहीं है। कम से कम वो स्वस्थ समाज से उभरा हुआ मूल्य होता, तो उसको स्वीकार करने में हम सभी को गर्व का अनुभव होता। अब जो विचिकित्सा है हमारी, मैंने शब्द विचिकित्सा प्रयोग किया था। आप सभी जानते हैं पनिशमेंट दी जाती है और थ्योरीज़ ऑफ पनिशमेंट भी वेस्ट की हमने देखी हैं। रेट्रिब्यूटिव है, डेटरेंट है और प्रिवेंटिव और रिफॉर्मेटिव है। और हमारे यहाँ पे प्रमाणिरर्थ परीक्षणम न्यायः की बात है ही है कि न्याय तभी है जब उसको प्रमाणों से हम देख लेते हैं। लेकिन न्याय वस्तुतः तब होगा जब जिस व्यक्ति जो वादी है, उसको अगर हम संतुष्ट कर सकते हैं, उसको अगर न्याय से संतुष्टता होती है, तो न्याय अपने आप में पूर्ण होगा। और दूसरा जो है वो दोषी को क्या पर्याप्त मात्रा में दंड दिया गया है और किस प्रकार का दंड विधान किया गया है। और साथ ही साथ ये भी जानने की आवश्यकता है आज की चर्चा में कि दंड की सीमा क्या होगी? तभी तो न्याय की पूर्णता की हम बात कर सकते हैं। इसलिए एक विषय जो बीच में हमने और एड अप कर लिया है, वो है न्याय की नैतिकता, कि क्या न्याय सचमुच नैतिक होता है? और जिसके उदाहरण आप ये नीचे देख सकते हैं, जो वेस्टर्न मूल्यों को जिन्होंने पैदा किया है। आप शरीर को जो व्यक्ति को बाँधें और उसको खींचते जाएँ जब तक कि उसके टुकड़े-टुकड़े ना हो जाएँ। आप किसी भी सत्य बात को करने वाले, ज्ञान की बात करने वाले व्यक्ति को जला सकते हैं, ये आप सभी जानते हैं। आप पत्थर मार-मार के दूसरे व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं, तो ये न्याय है, उनकी दृष्टि में बिल्कुल न्याय है। लेकिन हमारे जो विचिकित्सा वाले प्रश्न हैं, उनको आप लोग ध्यान में रखिए। अब इस न्याय की बातें जब हम
मोरालिटी ऑफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो उसमें 3 अंतर्विरोध आपको दिखाई देते हैं, आप पढ़ के आए हैं। उसमें प्राइमरी जो अंतर्विरोध है, वो है इंडिविजुअल और कलेक्टिव का। यानी कि जो स्वधर्म है और जो लोक संग्रह है, अगर इसमें कोई द्वंद्व आता है, तो उसको आप कैसे रिज़ॉल्व करेंगे? मैं उसमें नहीं जा रहा। दूसरा जो है वो मूविंग कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं न्याय में आती हैं, वो क्या है कि जो न नियम है, जिसके साथ या धर्म कह लीजिए, नियम कह लीजिए, उसको उसकी कठोरता और स्थितिजन्य जो आवश्यकता है, उनके बीच का जो विरोध है, उसको हम कैसे रिज़ॉल्व करते हैं? हालाँकि मनु जो हैं, वो युगानुकूल धर्म की बार-बार बात करते हैं, तो उस संदर्भ को भी हमें ध्यान में रखना होगा। और तीसरा जो है वो है डेंजरस कॉन्ट्रडिक्शन न्याय की नैतिकता को लेकर के, जहाँ पर सत्ता जो न्याय करने के लिए ही उपस्थित थी, वही आपका जो है वो आपके ऊपर प्रभावी होने लगती है, वही अत्याचार करने लगती है। तो न्याय जो है वो अन्याय का ही एक प्रकार से दूसरा रूप बनने शुरू हो जाता है। ये उसका संक्षिप्त प्रारूप है, जो आप लोगों ने देख ही रखा होगा। तो इस बात को हमें देखना होगा कि स्वधर्म और लोक संग्रह के बीच के द्वंद्व को, आपद धर्म और कालांतर, युगानुकूल धर्म के संबंध को, दंड नीति और वर्ग संघर्ष, इन सब बातों को हमें समझना होगा। तो अब हमारे सामने प्रश्न आते हैं कि जब हम नीति और न्याय के बारे में इतनी जानकारी रखते हैं, इतना लंबा इतिहास हमारे पास है, तो भी हमने किस तरह की मनुष्यता को, किस तरह के समाजों को उत्पन्न किया है, ये आप फ़ोटोग्राफ से देख सकते हैं। और इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जिनको हम कभी भी पॉलिटिकल साइंस में या सोशल साइंसेज़ में प्रयोग नहीं करते और निंदा करते रहते हैं, उनके ऊपर भी कभी-कभी नज़र मार लेनी चाहिए। और मेरे हिसाब से जो है सोशल साइंसेज़, पॉलिटिकल साइंस हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, लॉज़ हों, उन सबको संस्कृत शास्त्र के इन चीज़ों से कम सीखना चाहिए था और अपने कोर्स कंटेंट का हिस्सा बनाना चाहिए था। क्योंकि जो राजा है, वो क्या है उसका पहला दायित्व जो है, पहला यज्ञ क्या है उसका टू पनिश द विकेड, दुष्टस्य दंडः सुजनस्य पूजा, न्यायेन कोशस्य संप्रवृत्ति, टू प्रोटेक्ट द गुड, टू एनरिच ट्रेडी बाय जस्ट मेथड्स, बड़ा ज़रूरी है जस्ट मेथड्स, टू रेंडर जस्टिस इम्पार्शियली टू द लिटिगेंट एंड टू प्रोटेक्ट द किंगडम। ये 5 यज्ञ हैं। लेकिन हम इसको संस्कृत का नाम दे करके, इसको पिछड़ा हुआ कह करके, इसको पाखंड कह करके, हम आधुनिक लोग जो हैं अपने सोशल साइंसेज़ में इनको सम्मिलित करने का साहस ही नहीं करते। कब पता नहीं कब डीकंडीशनिंग होगी, तब कब डीकोलोनाइज़ कर पाएँगे और इन चीज़ों को हम उसमें एडॉप्ट कर पाएँगे। ये और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, आप सभी ने पढ़ के आए हैं, इसलिए मुझे इनको नहीं दोहराना है। लेकिन जो मेरे लिए एक बड़ी विशेष बात है, वो मैं आप लोगों से चाहता हूँ, उसके ऊपर आपके क्रिटिकल कमेंट्स, आपकी टिप्पणियाँ अपेक्षा मुझे है, वो है कि इसका जो मॉडल है, नीति और न्याय का जो एक मॉडल संस्कृत शास्त्रों के आधार पे हम बना सकते हैं, उसका ये प्रारूप है, उसके ऊपर मैं आप लोगों के विचार अवश्य चाहता हूँ। उसमें क्या कहा जाता है कि आप सबसे पहले आपके सामने जो विचिकित्सा है, जैसे मैं कह रहा था, वो विषय को प्रस्तुत करती है। उसके बाद नीति और न्याय विषयक प्रश्न को स्वीकृतिकरण करना, उसको स्वीकृति देना, फिर उसके आधार पे पारिस्थितिकीय तथ्यों की समझ हमारी क्या बनती है, उपलब्ध विकल्प जो हैं उसके विषय में हमारी क्या राय है और चयनित विकल्प के परिणामों की हमारी समझ क्या है, चयनित विकल्प का परीक्षण हम कैसे करेंगे, चयनित विकल्प का स्पष्टीकरण करना भी आवश्यक है और चयनित विकल्प की कार्यपरता और उसका परिणाम विचार करना आवश्यक है। और ये मैंने कहाँ से लिया है, ये अंग्रेज़ी में उसका अनुवाद मात्र है, लेकिन ये मैंने कहाँ से लिया है, ये कालिदास के जो विज्ञान शाकुंतलम है, उसके 5वें अंक पे, जो आप सभी ने सुना होगा कि जहाँ शकुंतला को रिजेक्ट कर देता है और शकुंतला कोई प्रमाण नहीं दे पाती कि भई उसका विवाह जो है राजा के साथ हुआ और राजा जो है, वो उस सारे विषय से अपना पीछा छुड़ा लेता है। तो उसको अगर आप ध्यान में रखें, तो ये पूरे का पूरा जो फ़ॉर्मेट है, मॉडल कह लीजिए, प्रारूप कह लीजिए, वो आपको उस पे दिखाई देता है। तो मैंने प्रयास करके इसमें सारे के सारा जो मॉडल है उसके लिए प्रमाण जो हैं वो संस्कृत नाटक से ही लिए हैं। उन्हीं के डायलॉग्स को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सारे का सारा विचार आपके साथ रखा। तो उसके विशेष में मैं नहीं जा रहा विस्तार में और फिर उसको अप्लाई करने के लिए क्योंकि कहीं केवल वो एक पुरानी बातों को लेकर के ही हम नहीं रुके रह जाएँ। उसकी एक टेस्टिंग करने के लिए मैंने उसको इज़राइल हमास
वॉर जो हुई थी 7 अक्टूबर 2023 से, तो उसको एक केस स्टडी के रूप में लिया, जिसको आप लोगों ने देखा होगा कि इज़राइल के सामने जब उनके छोटे-छोटे 2 महीने के बच्चे को आप उसमें डाल कर के जला देते हैं। ये जो क्या होता है जिसमें आप खाना गरम करते हैं और इस तरीके से माइक्रोवेव। हाँ, माइक्रोवेव, थैंक यू। तो माइक्रोवेव में आप 2 महीने के बच्चे को डाल के जला देते हैं और आप क्या उम्मीद करते हैं कि इज़राइल को कैसे निर्णय करना चाहिए था और क्या निर्णय करना चाहिए था? तो ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं, उसको अप्लाई करने का मैंने भरपूर प्रयास किया है, लेकिन ये कोई नितांत सफल हो, ऐसा मैं नहीं कहता। आप इसका परिमार्जन करें, इसका संस्कार करें, इस पूरे का पूरा जो मॉडल है। तो ये मेरा आपसे विशेष आग्रह रहेगा, इसको आप लोगों ने देखा ही होगा, पढ़ के आए हैं, तो उसमें मुझे कोई विशेष बात नहीं कहना। लेकिन कुल मिलाकर के इस जो हमारी बातचीत है, इस मॉडल का, उसमें 3-4 बातें हमारे सामने उभर कर आती हैं। एक तो है कि विवेकपूर्ण विचार बहुत आवश्यक है, अगर आप नीति और न्याय की बात करना चाहते हैं और जो न्याय होगा, वो धर्मयुक्त निर्णय होना चाहिए। युक्ति सहित उसका व्यवहार होना चाहिए और परिणामानुसंधान युक्ता समीक्षा उसकी करने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। चाहे समाज करे, चाहे जो धर्मवृद्ध लोग हैं, वो इसकी करें। यही नीति है। मुझे लगता है कि अगर इस बात को हम ध्यान में रख कर के इस सारे विषय के ऊपर चर्चा करेंगे तो बहुत अ, निश्चित रूप से किसी परिणाम पे पहुँचेंगे। और ये सर्वे रिपोर्ट है, इसको मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी ने देखा होगा। हालाँकि बहुत कम लोगों ने रिस्पॉन्ड किया था। 41 लोगों ने ही इसमें रिस्पॉन्ड किया था। लेकिन सारे के इसको 2 भागों में मैंने विभाजित कर दिया था। एक जो केवल विशुद्ध रूप से भारतीय परंपरा पे, विशेष रूप से उसमें संस्कृत की कुछ पंक्तियों को लेकर के उसके आधार पर प्रश्न बनाए थे और उसी के आधार पे फिर ये आप लोगों के उत्तर हैं। और दूसरा जो है वो वेस्टर्न, ये जो पार्ट बी है, वो वेस्टर्न जो कोटेशंस हैं, वेस्टर्न जो नीतियाँ हैं, वेस्टर्न जो मान्यताएँ हैं, उनको ध्यान में रख कर के ये क्वेश्चनर डिज़ाइन किया गया था। 10 क्वेश्चन्स उसमें हैं, 10 क्वेश्चन्स उसमें हैं। तो केवल ये पृष्ठभूमि बनाने के लिए था कि भई हमारी समझ इन सब विषयों के बारे में क्या है। तो ये सारे का सारा वो डाटा जो है मैंने आपके साथ शेयर किया। और इसी संदर्भ में ये भी ध्यान में हमें रखना होगा कि जिस न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े-बड़े दावे करते हैं, कम से कम 10 ऐसे भयंकर बड़े ही प्रभावी जो अन्याय के रूप हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें स्टेट कंट्रोल ऑफ हिंदू टेम्पल्स, आप ना किसी मस्जिद का कर सकें, ना किसी गुरुद्वारे का कर सकें, ना किसी और का करें और फिर हम बात करते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन तो बड़ा न्यायपूर्ण है। वक्फ बोर्ड, जहाँ आप बैठे हैं, जिस घर में आप बैठे हैं, वक्फ आज उस लैंड को आप अपनी प्रॉपर्टी कह दे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम जुडिशरी से या किसी प्रकार के न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? और 10वां विशेष रूप से जो कम्युनल वायलेंस लॉज़ जो लाए जा रहे थे, हालाँकि वो रुक गया, लेकिन अभी तो वो डॉक्यूमेंट तो पड़ा ही है कि जिसमें आप ही दोषी माने जाएँगे, हिंदू ही दोषी माना जाएगा, यदि किसी प्रकार की कोई वायलेंस होती है, तो उसको अपराध माना जाएगा। तो ये सारे उदाहरण आप लोगों के सामने हैं, आप सभी जानते हैं। तो कुल मिलाकर के जो नीति एज़ पॉलिसी, नीति एज़ स्ट्रैटेजी, ये इनका जो प्राइमरी फंक्शन है और इसके जो थ्योरेटिकल बेसिस हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे लिए बड़ा रुचिकर विषय रहे हैं, जिसमें सहायता मुझे मिली, वो पंचतंत्र मिला और उसमें नीति एज़ पॉलिसी को जो मैंने लिया, वो मुझे अपरीक्षित कारक में मिला, जहाँ पर काकोलुकियन विशेष रूप से, जहाँ कौवे और उल्लुओं की लड़ाई है और वो बड़ी नीतिगत बातें करते हैं। 7 नीतियाँ एक तरफ से प्रस्तुत की जाती हैं और 5 नीतियाँ उल्लुओं की ओर से प्रस्तुत की जाती हैं। बहुत सुंदर है, उसको विशेष रूप से हम किसी अगले उसमें वेबिनार में लेंगे और स्ट्रैटेजी के रूप में हाँ, सॉरी उल्टा हो गया, काकोलुकियम जो है वो स्ट्रैटेजी के रूप में हमें देखने को मिलता है और अपरीक्षित कार्यक्रम जो है वो पॉलिसी के रूप में कि हमें किस तरह की जो है नीति बनानी चाहिए सामान्य रूप से और व्यवहार जिसमें अवॉइडेंस ऑफ रैश एक्शन जो है वो ना हम करें। और इसी तरह से जो न्याय एज़ डिसीज़न मेकिंग है और न्याय एज़ दंड विधान है, उसके लिए जो है वो प्रमाण शास्त्र और साथ में साथ मात्स्य न्याय निवारण जो है, उसको हमें ध्यान में रखना होगा।
तो कुल मिलाकर के ये मैंने आपके साथ संक्षेप में रखने का प्रयास किया है, पूरे का पूरा। इतनी ही सीमा थी जानने की और समझने की। आप सभी लोग मिलकर के इस सारे विषय को और अग्रसर करें, अपने-अपने इनपुट्स हमारे साथ साझा करें और हमें दिशा-निर्देश दें कि हमें इस विषय को कैसे प्रभावी बनाना चाहिए या इसमें कौन से नए जो पक्ष हैं, उन्हें हमें सम्मिलित करना चाहिए और सबसे बड़ी बात कि इसको कैसे फाइन ट्यून किया जाए। क्योंकि सामग्रियाँ तो मिल जाती हैं, आइडियाज़ आ जाते हैं, लेकिन उसकी जो प्रस्तुतिकरण है, उसको जो हमें समझना और देखना होगा, उस सारे विषय को कैसे करें, फाइन ट्यूनिंग कैसे हो, उसके लिए आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। आप लोग अपनी-अपनी बात आरंभ कर सकते हैं। तो आप में से जो भी आरंभ में टिप्पणी करना चाहे तो आरंभ कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अ, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि हमारे साथ आदरणीय पद्म मुनि जी महाराज जुड़े हैं, तो जैन पक्ष से मैंने उनसे निवेदन किया था कि अगर वो जैन पक्ष में क्योंकि जैन राजाओं की भी कथाएँ बड़ी अद्भुत हैं। इतिहास में तो नहीं पढ़ाई जाती लेकिन जैन राजा हुए हैं, तो अगर उनको ध्यान में रखते हुए अगर मुनि जी महाराज अगर किसी उम, इस सारे विषय पे बात करें संक्षेप में, तो फिर उसके बाद हम अग्रसर होंगे। तो मुनि जी आपसे निवेदन है कि जैन पक्ष से इस सारे विषय पे एक टिप्पणी हमारे साथ साझा करें। उसके बाद हम अरुण जी को लेते हैं और उसके बाद सुभाष जी की तो ज़रूर सुनना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इस सारे विषय को तो भुगता और भोगा है। और उसके बाद कितना तिरस्कार इन सारे विषयों को लेकर के कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है, ये सारे विषयों को हम लेंगे। जी। सर मैं बाद में बोल पाऊँगा, अभी थोड़ा-सा अच्छा। दिक्कत है। जी, जी, जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर अखिलेश जी या डॉक्टर अरुण कुमार जी या आप में से वीरेंद्र जी एबीवीआर मैं पूरा नाम नहीं जानता। तो अगर आप में से कोई भी अपनी बात आरंभ कर सकता है सारे अपने को अनम्यूट कर लीजिए सर। एबीवीआरआई सर, अपने को अनम्यूट कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको साक्षात देख पा रहा हूँ तो ये अच्छा है। तो अच्छा रहेगा कि आपसे ही हम बात आरंभ कर लेते हैं। जी। ओ, मैं डॉक्टर भूषण दास हूँ, ओडिशा से। जी, संस्कृत जी। का प्रोफेसर मैं संस्कृत का प्रोफेसर था, अभी रिटायर्ड जी। फॉर मैं इसी रिसर्च कार्य में चल रहा हूँ, कर रहा हूँ। मेरा जी, जी, जी। अभी मैं एक आर्य समाज से युक्त हूँ। अच्छा। इससे मेरा थोड़ा सा परिचय होता है। मैं इसी बात पर गहन चिंता होते हैं। ये जी, जी। हमारा जो नीति होते हैं ना, जी, नीति जी। वेस्टर्न नीति से तो समान नहीं होता है। ऐसा अनुभव है। वो वो जी। वो वो केवल वो केवल वीकनेस देखकर कुछ देते हैं, तो मगर भारतीय जो नीति होते हैं, दंड नीति होते हैं, जो नीति होते हैं, वो मूल से जाकर बेसिक जी। को जाकर अनुभव हुँ, निजर सो वक्तव्य देते हैं। ऐसे मेरा विशेष माने अनुभव होते हैं। और मैं तो स्वामी दयानंद का रुचि पर बोल रहा हूँ। ये जी, जी। which is truth must be spoke in माने व्यू, माने सबको जानने सबसे अनुभव होने पर भी हमें सत्य को बोलना होगा। सत्य जी, बोलने से हम अच्छा निर्णय कर सकते हैं। ऐसा हमारा जी। अनुभव है। इति- धन्यवाद। डॉक्टर साहब ज़रूर ये बिल्कुल सत्य है और आर्य समाज में जिस रूप में इस सारे विषय को दयानंद जी ने देखा है, वो निश्चित रूप से बड़ा प्रभावी है, लेकिन उसको कभी प्रस्तुत ठीक से किया ही नहीं गया। और मैं हाँ, समझता हूँ हमारे साथ एक ठीक। हाँ, आर्य समाज के ही दूसरे विद्वान डॉक्टर अखिलेश चंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी टिप्पणी हमारे साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अरुण कुमार जी से
रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस सारे विषय के ऊपर अपनी टिप्पणी हमारे साथ साझा करें। क्योंकि वो फॉर्मर आईपीएस भी रहे हैं और संस्कृत पृष्ठभूमि बड़ी सशक्त है उनकी। तो उनके कोई अनुभव इस तरह का हो और इस विषय में वो हमें दिशा-निर्देश साझा करें। तो सभी को नमस्कार। नीति का आरंभ के विषय में महाभारत के राजदंड पर्व में है। 5-6 अध्याय भीष्म पितामह ने किया है कि जब समाज का आरंभ हुआ, सामाजिक जीवन का, तब शक्तिशाली लोग लूट-पाट करने लगे, तो उनका दमन करने के लिए राजदंड की उत्पत्ति हुई और राजा की उत्पत्ति हुई। उसके बाद भारत में प्रायः लोग स्वयं उत्पादन करके खाते थे और एक जैन ग्रंथ में मैंने पढ़ा था 3 प्रकार के जनेऊ का वर्णन। भारतीय शास्त्रों में मैंने नहीं देखा है, लेकिन 3 प्रकार के जनेऊ व्यवहार में बनते हैं। तो जनेऊ का विषय में एक जगह लिखा था कि भारत के लोग रात में नहीं खाया करते थे, जो कि आजकल जैन मुनि पालन कर रहे हैं। रात में खाने वालों को निशाचर कहते थे। निशाचर का चरना का 2 अर्थ है, खाना और चलना। तो लोग रात में खाते थे और घूमते-फिरते थे, तो इसलिए भारत पर खतरा बना रहता था कि वो अचानक रात में आक्रमण कर देते थे। हमारे शास्त्रों में कहा है कि रात में उनका बल बढ़ जाता है। बल इसलिए बढ़ता था कि वो रात में भी खाते थे और घूमते-फिरते थे। तो ऋषभ देव जी ने 3-4 प्रकार के वर्ग बनाए कि कुछ लोग रात में भी ड्यूटी करेंगे, खाना खा सकते हैं और उनको जैसे क्षत्रिय कहा गया देश की रक्षा के लिए, फिर वैश्य और आदि का वर्णन किया। तो ये स्वाभाविक लगता है और संभवतः यही उसका कारण है, वर्ण विभाजन का। जी, तो ऋषभ देव जी ने या राजा ने वर्ण विभाजन किया था, ये नहीं कि ब्राह्मणों ने वर्ग बनाए थे उसके अनुसार। दूसरा है कि राजा का न्याय कैसा होना चाहिए, या तो उसमें प्रहलाद ने इंद्र को उपदेश दिया शांति पर्व में ही कि न्याय ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे कि न्याय हुआ है, दिखना भी चाहिए न्याय हो रहा है। तो आज के संविधान में या आधुनिक शास्त्र में भी कहा जाता है कि जस्टिस दिखना भी चाहिए, केवल होना नहीं चाहिए, कि दिखना चाहिए कि हाँ, न्याययुक्त काम हो रहा है। उड़ीसा में 2 उदाहरण हैं कि राजा को कैसे दंड दिया जाएगा। तो उसमें राजा को दंड देने के लिए जो बेंच बैठेगा, उसको मुक्ति मंडप कहते थे। तो उसमें 3 प्रकार के एक पैनल था। तीनों पैनल से 5-5 आदमी आते थे। एक तो वेद विद्वानों का था, दूसरा शासन गाँव का, मतलब गुरुकुल वगैरह चलाने के लिए जिनको दान में गाँव दिया गया था, उन उन शिक्षकों का था। और एक मंत्रिमंडल में जो न्याय विधि न्याय डिपार्टमेंट के हैं, वो 3 प्रकार के पैनल थे। तो एक जगन्नाथ स्थल वृत्तांतम तेलुगु मंत्री ने लिखी थी एक किताब 500 वर्ष पहले, उसमें ये सब नियम दिया गया है और उड़ीसा में वास्तव में 2 राजाओं को इस मुक्ति मंडप से दंड दिया गया था। ये एकमात्र उदाहरण यही है पूरे विश्व में कि राजा को भी दंड दिया जा सकता है। वैसे एक राम शास्त्री थे मराठा राज्य में, उन्होंने भी दंड दिया था, मृत्यु दंड दिया था। तो ये 2 ही उदाहरण है कि भारत में राजा को भी दंड दिया जा सकता था। जी, और बाकी तो कई उदाहरण आशुतोष जी ने दिए हैं, जैसे जी। काकोलकीय हुँ, न्याय या अभिज्ञान शाकुंतलम में अगर प्रमाण नहीं मिलता है, उसमें भी राजा को अपना निर्णय बदलना पड़ा था। बाद जी। में प्रमाण मिला कि हाँ, उनका शकुंतला से विवाह हुआ था, तो उनका राजा को अपना निर्णय बदलना पड़ा था कि हाँ, उनको मानना पड़ा कि मेरा विवाह हुआ था शकुंतला से। और बाकी तो कई जो उदाहरण हैं, उनका सबका वर्णन संभव नहीं है। धन्यवाद। जी, जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। बड़ी रुचिकर जानकारी है और सचमुच इसकी अपेक्षा भी है। इसके बाद डॉक्टर अखिलेश चंद्र जी। नमस्ते जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। एक बार प्रकट हाँ, ये कैमरे पे नहीं आएँगे। जी, अब ठीक है। मैं सभी विद्वान जनों को नमन करता हूं और आज का विषय शास्त्रीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और जो वर्तमान में चल रहा है उसके बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रीय दृष्टि से जैसा कि आदरणीय उपाध्याय साहब ने कहा कि पहले कोई दंड विधान नहीं था हुँ, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं थी। सब लोग जो वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता होते थे और उनके अनुसार ही अपना जीवन यापन करते थे
एक दूसरे को सहयोग करके चलते थे। जो लोग बहुत बुजुर्ग हैं उन्होंने देखा होगा कि पहले जो गांव में सभ्यता होती थी वो सारे झगड़े आपस में ही निपटा लिए करते थे। इस बात को बहुत बुरा माना जाता था कि बाहर से कोई पुलिस का आदमी आए और वो न्याय करे। तो ये स्थिति पूर्व में भी थी। अब जो वेदादि शास्त्र हैं या जो हमारे नीति शास्त्र हैं उनके अंदर जो दंड का विधान है या जो न्याय का विधान है उसका पालन नहीं हो पा रहा है, बल्कि एक नए तरह की भाषा आरंभ हो गई है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। वहां ज्ञान की, विद्वता की, योग्यता की, न्याय की कोई बात नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि जो वर्तमान में हमारा विधान है, मैं उसके बारे में नहीं जानता। हमारे बीच में एक बड़े विद्वान हैं, मैं चाहूंगा कि वो उस पर टिप्पणी करें। तो आज हम देख रहे हैं कि जो एक वर्ग है वो बाकी सारे वर्गों को रोज गालियां देता है, उनके देवी देवताओं को लांछित करता है, उनके जो ऐतिहासिक पुरुष हैं उनके बारे में तरह तरह की बात करता है, सरेआम करता है, सोशल मीडिया पे करता है, रैली निकाल के करता है और सरकार चुप बैठी है। क्या ये ऐसा ही हमारा विधान है? क्या ऐसा करने की अनुमति देता है? और अगर ऐसा करने की अनुमति देता है तो मैं उसे ऐसे विधान को रद्दी का टोकरा मानता हूं। न्याय तो जब है कि जो किसी की भी भावनाओं को आहत ना हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का क्यों ना हो। ये एक बड़ी भारी दुविधा है और आगे आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि ये गृह युद्ध की तरफ जाएगा, भारत की बर्बादी की तरफ जाएगा अगर सरकार ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया तो। मैं आज यही बात कहना चाह रहा था कि अब आवश्यकता ये आ पड़ी है कि हम अपने नीति शास्त्रों को समझें, उनके न्याय को समझें और उनको अपने कानून में सम्मिलित करें, और जो भी नियम बनाए जाए या जो भी प्राथमिकता हो वो बुद्धिमानी के आधार पर हो, ना कि ये कि भाई -40% का भी जो है भर्ती हो सकता है बिल्कुल। और जो अच्छी रैंक लाता है उसका भी नहीं हो सकता। ये कैसा न्याय है? ये तो भारत को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। ऐसे ऐसे प्रोफेसरों की नियुक्ति हो रही है जिनके 3 नंबर आए हैं, अब वो क्या पढ़ाएंगे? और ऐसी पढ़ी हुई जनता हमारी कैसे आगे जो है बढ़ेगी? बहुत बड़ी क्राइसिस है। और मुझे ऐसा लगता है कि नेता लोग तो वोट के चक्कर में अपनी आंख मूंदे हुए बैठे हैं और भारत को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। ये रुकना चाहिए। आज का जो कार्य आदरणीय अंग्रेज जी ने रखा है, विषय रखा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और मैं उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये पीड़ा हम सभी की है, लेकिन मैं चाहूंगा और मेरा निवेदन रहेगा आपसे कि जो आर्य समाज के 10 नियम हैं और दयानंद की दृष्टि से इस न्याय को कैसे हम देखें, समझें, कम से कम एक इसके ऊपर जरूर आप हमारे साथ कुछ ना कुछ विचार निकट भविष्य में साझा करें। और मैं तो आपसे बड़ी देर से निवेदन कर रहा हूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्य समाज के 10 नियम, उनका एक तुलनात्मक जो है वो विचार हमें करना चाहिए और मैं उस इशू को बहुत जल्दी टेकअप करूंगा भी। और मुझे लगता है कि अगर आर्य समाज के उन 10 नियमों को ही कॉन्स्टिट्यूशन को एडिट और कंपाइल करने वाले लोगों ने ध्यान में रखा होता तो ज्यादा बेहतर और ज्यादा प्रभावी शायद कॉन्स्टिट्यूशन बन पाता है। क्योंकि वो 10 नियमों को जब आप 3 भागों में विभाजित करके देखते हैं तो आपका प्रियम्बल भी बनता है, आपका फंडामेंटल राइट्स भी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी बनते हैं, समाज के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। तो खैर एनीवे, मैं जरूर चाहूंगा कि मैं आप आपसे इसके इसके बारे में विस्तृत चर्चा करके और इस काम को आगे जो है बढ़ाता हूँ। हाँ, नहीं, बहुत आवश्यक है जी जी। और डॉक्टर साहब को पुस्तक दिखा भी रहे हैं शायद इस पे जी। इसके बाद और किसी की कोई बात हो, कोई टिप्पणी अगर आप करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए।
डॉक्टर हीरालाल वांगरू जी, सर आप कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर हीरालाल जी, अगर हैं तो अपने को अनम्यूट कर लीजिए। और सुभाष जी। जी सर। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए सुभाष जी अपने को। जी Sir, am I audible? यस यू आर। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी महान भाव जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं उनको भी नमन। मैं आप सब लोगों को एक ऐसे परिचय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो बहुत आवश्यक है हम लोगों के लिए। मेरा जन्म हुआ है श्रीनगर, कश्मीर में, जहां पे हमारा ज्ञान और हमारी जो पूरी इतिहास है वो एक छोटी सी किताब कलहन जी ने या उनके फिर आगे भाई ने लिखा हुआ है, राजतरंगिणी करके उसका नाम है। हो सकता है हम में से बहुत से विद्वान लोग उससे परिचित होंगे। उसमें ज्यादातर राजाओं की गाथा ही है और प्रजा का क्या गुणगान था राजा के लिए या प्रजा में कहाँ हताशा थी, कहीं कहीं पे वो चैप्टर्स हैं उसमें लिखे हुए। और हमारी ये व्यथा जो है पूरी 5000 साल लगभग इतिहास में इस तरह से लिखी हुई है। ये सिर्फ मान्यताएं नहीं हैं, क्योंकि जो कश्मीर है एक वैली है और कुछ अवशेष वहां बचे हुए हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि हाँ 5000 से भी ज्यादा साल से हम लोग वहां पे रह रहे हैं। अगर हम वहां पे रह रहे थे तो हम आज विस्थापित कैसे हो सकते हैं 5000 साल के बाद? अगर विस्थापित हुए हैं भारत में लोग तो भूकंप आए हैं, बाढ़ आए हैं या कोई और नेचुरल कैलेमिटी हुई है तो विस्थापित हो गए हैं। हम हड़प्पा मोहनजोदाड़ो से हट करके इंडो गैंजेटिक प्लेन में आ गए, तो उसकी एक पूरी हिस्ट्री है कि हाँ सरस्वती नदी जो उस समय में हमारे साथ थी वो आज के हिमाचल प्रदेश में इतने कुछ भूकंप हुए हैं जिसके कारण वो नदी डाइवर्ट हो गई। इसलिए उसके जो रिवर कोर्स है उस पे करीबन 40 आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जो ये प्रमाणित करती हैं कि जो खाखर गागरा नदी का अभी प्रेजेंट कोर्स है वो पहले सरस्वती नदी थी। एक विशेष नदी थी जो सिंधु के साथ साथ हिमालय से निकल करके पश्चिम की ओर बहती थी, इसलिए गुजरात में उसका समुद्र के साथ विलय होता था। बाकी सब नदियां जितनी भी सरस्वती के पूर्व में थी वो सब नदियां बे ऑफ बंगाल में फिर फाइनली रेस्ट कर ली थी। अगर ये चीजें हम आज प्रमाणित कर सकते हैं और प्रमाणित हुई हैं, क्योंकि हमारे साथ एक विज्ञान का एक रास्ता है जिसको हम सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के नाम से जानते हैं। वो सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग ने ये प्रमाणित किया है कि खाखरा गागर जो कहीं हरियाणा में बची हुई है, कहीं गुजरात में बची हुई है, वो पैलियो चैनल्स अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं और पूरे प्रमाण के साथ उन्होंने दिखाया है कि और नदियों के जो बचे हुए किनारे हैं उन पे जो सैंड सेडिमेंट्स हैं वो उतने पुराने हैं। इससे भी ज्यादा हैरानी मुझे हो गई, पीछे एक हिस्टोरिकल पर्सन का वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा है कि हमारी जो सभ्यता थी जिसमें हमारे पास सील्स हैं इंडस वैली के, मोहनजो हड़प्पा के, वो थोड़े
डिसाइफर होने शुरू हो गए हैं। और उनका कहना है कि इससे ये प्रमाणित होता है कि हमारी सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हम मोहनजोदाड़ो हड़प्पा कहते हैं, पुरानी है, उससे भी पुरानी है। अगर ये सब प्रमाणित है तो फिर मुझे इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूं, मगर मैं भुगता हुआ हूं, इसलिए मैं इस हिस्ट्री को आपको दोहरा रहा था। आशुतोष जी, आप आज माफ करेंगे, समय की सीमा मत रखिएगा आज, क्योंकि विषय जो आपने कहा है बहुत क्या कहना चाहिए मुझे, बहुत दर्दनायक है ये, कि हम अपने को कहते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में रह रहे हैं, और डेमोक्रेसी के नाम पे पूर्व वक्ता ने बता दिया कि जिसकी गिनती ज्यादा है वो प्रजा का चालक बन सकता है। अब आप 2 मिनट के लिए देख लीजिए, अभी पूर्व वक्ता ने बताया कि जो रात में खाते थे उनको हम पिशाच कहते थे, तो फिर पिशाचों की गिनती ज्यादा हो गई तो आपका राजा पिशाचों में से आएगा। फिर आप सोच लीजिए हमारी क्या गाथा होगी। अगर आज भारतवर्ष में हम 140 करोड़ लोग, मैं किसी धर्म के जो प्रोसीजर्स हैं उनके मैं सभी की ऑनर करता हूं। आई रेस्पेक्ट एवरी फेथ विच इज एग्जिस्टिंग। आई हैव नो बायस अबाउट एनी फेथ, बट यस आई हैव अ बायस अगेंस्ट अ फेथ जो कहते हैं सर तन से जुदा करो। आई हैव अ बायस अगेंस्ट अ फेथ जो कहते हैं कि ट्राइबल पीपल्स को फ्री हॉस्पिटल और स्कूल दे करके उनका क्रिश्चियनिटी में कन्वर्शन करो, चाहे वो मदर टेरेसा ही क्यों ना। आई हैव माई ओन डिस्प्यूट्स विद दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी। और अगर भारत एक देश को एक एग्जिस्ट करना है तो मेरा सभी महान भाव से अनुरोध है कि हमारा जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज अगेंस्ट सनातन संस्कृति। इट इज नॉट फॉर सनातन संस्कृति, इट इज जस्ट अ लिप सर्विस फॉर अस। जिस प्रथा में, जिस सिस्टम में आप एक कानून का दायरा लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे और कहेंगे कि अगर वोट चोरी प्राइम मिनिस्टर ने की है तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको पनिश नहीं कर सकता है, तो फिर दंड किसका है? तो दंड किसके लिए? अगर मैं राजा को पनिश नहीं कर सकता हूं तो फिर मैं किसको पनिश कर रहा हूं? फिर जो झोपड़ी में रहता है उसके लिए कानून बनाए के रखे। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए। मैं आप लोगों के साथ पुनः माफी मांगना चाहता हूं कि शर्म का वर्ड मैंने यूज किया, क्योंकि हम ऐसे सोए हुए समाज के हिस्से हैं जिनको पता ही नहीं कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। एक ऐसा वर्ग जो ये सोचता है कि मैं दूसरे देशों से कुछ नीतियां चुरा करके जो लोकल्स हैं उनको खत्म करके उस वर्ग का राज यहां शुरू करूंगा, उसको प्रोत्साहन हम देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए लड़कों को फेलोशिप देनी है और वो फेलोशिप हम उनको दे देंगे जो हमारी उस नीति के अनुसार चलेंगे। तो शुरू हो गई होड़। हमारे जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्होंने कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, जितनी भी हमारी पश्चिमी सभ्यता के बड़े बड़े दिग्गज विश्वविद्यालय हैं, उन्होंने सीट्स ऑफ ऑनर क्रिएट की हुई हैं और उन सीट्स ऑफ ऑनर में वो पैसा देते हैं, 100-200 नहीं, हजारों करोड़ रुपए देते हैं। और उन यूनिवर्सिटीज में उन फेलोशिप्स को पढ़ने के बाद आपको समाज में ऐसे ऐसे लोग उत्पन्न होते हैं, बुरा मत मानिएगा, जो बच्चे आजकल वोकिज्म चलाते हैं वो मेरे बेटे की उम्र के, और वो उन यूनिवर्सिटीज को मेरे उद्योगपति पैसा देते हैं वोकिज्म को क्रिएट करने के लिए। अभी पूर्व वक्ता ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि अगर अंबेडकर जी ने किसी वर्ष बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया तो बौद्ध धर्म कोई अलग नहीं है। हमारे जो 10 अवतार हैं उनमें तो बुद्ध का
चौथा पांचवा स्थान ही है। कृष्ण राम के बाद, परशुराम के बाद तो उनका स्थान है बुद्ध का। हम तो उनको अलग नहीं मानते। महावीर को हम अलग नहीं मानते। अगर गुरु नानक जी को हम अलग नहीं मानते हैं तो फिर हम बाकी एब्राहमिक्स को अलग क्यों मानते हैं? क्योंकि वो हमारी प्राण प्रतिष्ठा में विश्वास नहीं रखते। उनके यहाँ कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। उनके यहाँ एक किताब का स्लोगन चलता है। और बुरा मत मानिएगा, जब से आजादी मिली है कहने के लिए 47, वैसे तो 42 में हुई थी जब नेताजी उपलब्ध थे, तब से बस नरेटिव बेस्ड काम कर रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, 1947 में जो भी हमारे प्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया है। प्लीज फॉरगिव मी इफ आई एम रॉन्ग। उन्होंने हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया है। उनको एक सरकार के प्रतिनिधि, जिसको अंग्रेजी में मेरे ख्याल में कहना सही रहेगा, ट्रांसफर ऑफ पावर के बेस पे उनको एक किताब पकड़ाई गई। उसको कहा थोड़ा बहुत आप एडिटिंग करके इसको आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए रखिए। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन लेने के बाद क्यों हमको इमरजेंसी में सेक्युलर वर्ड इसमें जोड़ना पड़ा, ये आप समझ सकते हैं। और अगर इस किताब का जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से देखते हैं, अगर इसका कोई पीड़ा उठाने वाला है ही नहीं, तो ये किसके लिए है फिर? अगर प्राइम मिनिस्टर वोट चोरी करता है, उसको पनिशमेंट नहीं देनी है, तो फिर किसको देनी है पनिशमेंट? अगर एक टेररिस्ट पकड़ने के बाद प्रूव हो जाता है कि उसने टेरर एक्ट किया है, उसको आप 15 साल जेल में रख लेते हैं। 15 साल के बाद आप छोड़ देते हैं क्योंकि आपका संविधान है। और फिर 15 साल के बाद जिस दिन वो जेल से छूटता है, उस दिन वो दोबारा रिएक्ट करता है। तो कौन सा संविधान हम चला रहे हैं? और संविधान का न्याय करने वाला कौन है? एक जज है। और वो जज कौन है? जिसको कोलिजियम के द्वारा प्रमोट किया जाता है, जिसकी कोई फेयरनेस है ही नहीं। सब चाचा मामा भांजे 300 फैमिलीज के लोग बैठे हुए हैं जो अपने में से सिलेक्ट कर लेते हैं कि जज किसको बनना है। मैं किसी लॉयर, किसी एडवोकेट के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन ये सिस्टम है। अगर हमारे यहाँ एक आईएएस ऑफिसर को बनने के लिए एग्जाम देना है, उसको प्रूव करनी है अपनी कैपेबिलिटी, चाहे वो रिजर्वेशन कोटा का है या नहीं है, जो भी एक रिजर्वेशन हमारे ऊपर अभिशाप है। 10 साल के लिए रहना था, 70 साल हो गए। लेकिन फिर भी एक एग्जाम देने के बाद एक आदमी आप सिलेक्ट कर लेते हैं, देयर इज फेयरनेस। एक जज को सिलेक्ट करने के लिए क्यों नहीं है ऐसा एग्जाम? अगर बाकी सब सिस्टम को चलाने के लिए सिस्टम है, जज को कोलिजियम क्यों करेगा प्रमोट? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग मेरे को इतनी व्यथा सुनाने के लिए। मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोल पाया क्योंकि आपने आशुतोष जी मेरे नाम पे पहले ही जोड़ दिया कि मैं एक कश्मीरी हिंदू हूं। और अगर आप सब लोग मेरा कश्मीरी हिंदू नाम सुन करके थोड़ा सा भी उछाल दे देंगे अपने रक्त को, तो आप देखेंगे कि व्यथा कुछ और है, हो कुछ रहा है, कर कुछ रहे हैं, भविष्य के लिए बच्चों के लिए कुछ छोड़ नहीं रहे हैं। बस सिर्फ एक ही चीज बच्चों के लिए छोड़ रहे हैं, व्यथा। धन्यवाद। जी। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने तो इस सारे आपने और आपके साथियों ने और पूरी की पूरी इस समाज ने जो है उस व्यथा को देखा है। ना न्याय मिला, ना उसमें कोई नीति इस तरह की बन पाई जिससे कि ऑनर और डिग्निटी रिस्टोर हो सके, और किस तरह से जो है वो व्यवहार किया जा रहा है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब के नाम पे, सभ्यता के नाम पे, ये वाक़ई दुखद था। इसीलिए मैंने विशेष रूप से आपका नाम के साथ जोड़ा। नहीं तो विशेषण लगाने की आवश्यकता नहीं थी, हम केवल वैचारिकता से काम चला सकते थे। लेकिन कुछ बातें न्याय, वही तो मैंने ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, इसमें यही तो विशेष बात रखी इसमें, कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो वादी है, जो कंप्लेनेंट है, उसको क्या संतुष्टता प्रदान की इस जुडिशरी ने। न्याय के नाम पर निर्णय देना पर्याप्त नहीं है, न्याय के नाम पे संतुष्टि होना भी आवश्यक है। वादी की अगर संतुष्टि नहीं है तो फिर कौन सा न्याय और क्या न्याय है, ये विचारणीय है। लेकिन हम थोड़ा आगे चलते हैं, अग्रसर होते हैं, इस संवाद को और बढ़ाते हैं।
तो हमारे साथ Hello. जी, Sir, के can I tell सदानंद जी something, sir? हाँ, प्लीज़ जी। Hello. और उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर I श्री will प्रवीण चौधरी जी, जो फॉर्मर आईएएस हैं, हमारे साथ हैं, अगर वो इसके ऊपर टिप्पणी करें। जी, सदानंद जी, आपके बाद। I will be very brief. यस, I प्लीज़। just हाँ, want to tell very briefly that what is this Western system? The Western system administrative models. It is judged by the efficiency, rights, efficiency and rights. Often quoted rules and regulations are based on these two. And if these two are there, all are supposed to be very successful administration. Whereas in our Bharatiya philosophy, Darshana method, righteousness, duty, Loga Sangraha. Loga Sangraha, if it is not their universal welfare, if it is not there, it is not considered worth following. This is our traditional, age-old, centuries-old practice in our country, in our subcontinent. And I would like to call that Bharatam rather than India. Integrating the Bharatiya Darshan, that is Indian philosophical system, into modern governance, modern administration, be it governmental organization or non-governmental organization, whatever it is, applying it on a time-based, time-tested framework, applying this time-tested framework in a time-bound manner, apply everywhere from grassroots to the top. And it has to be actively done and actively inculcated right from the primary school. जी, That जी। two simple words, Satyam Vada Dharmanchara. These two and Vasudhaiva Kudumbakam and similar dictums which we follow, if it can be applied strictly right from beginning to the end of human life. जी, From the top grassroots, top level to grassroots level and grassroots level to the top level, then only जी, things will happen. There is no point in introducing this subject as part of philosophy or part of psychology or part of sociology in the universities in our country. जी। Thank you very much, sir. Thank you. थैंक यू सर। वाक़ई सत्यम धर्मं चर इसका कहाँ पे प्रावधान है? जुडिशरी में ना वहाँ पे विचित्र से ये शब्द मुझे बड़े अपरिचित लगते हैं कि आज के सोशल साइंसेज़ में इन शब्दों का क्या महत्व है? क्या प्रयोग है? कौन करेगा इनका समर्थन? और बड़े लेकिन बड़े एक अलग-सी बात है बीच में संदर्भ भी आया था कि राजा जो है वो धर्म दंड के अधीन है। राजा इज़ नॉट अबव लॉ, उसको भी धर्म दंड के अधीन ही रहना पड़ेगा। ये कितनी बड़ी बात है, लेकिन हम उसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे, कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं अपने सब्जेक्ट्स में करेंगे, ये बड़ा दुखद है। ख़ैर एनीवे माननीय प्रवीण चौधरी जी, जो फॉर्मर आईएएस हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। अगर वो उन्होंने भी इस एडमिनिस्ट्रेशन को देखा है, तो अगर एक संक्षिप्त टिप्पणी हमारे साथ साझा करें इस विषय के ऊपर। उसके बाद मैं चलूँगा डॉक्टर वाई.के. वधवा जी के पास, दिल्ली से हैं और बड़े सूक्ष्म जो हैं वो विचारक हैं। तो प्रवीण जी आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए, तो उसके बाद फिर वाई.के. वधवा जी की ओर। जी प्रवीण जी, प्लीज़ अनम्यूट नीचे वो आइकन बना होगा। Yes. माइक का एक आइकन सा बना हुआ है नीचे, उसके ऊपर बस क्लिक कर दीजिए। जी, हाँ, हो गया। आशुतोष प्लीज़। नमस्कार। नमस्कार सर। अच्छा सर, आज सर नहीं है क्या? नहीं, डॉक्टर वो रमाकांत? नहीं, नहीं, वो नहीं है अभी। अच्छा। सर वैसे ठीक है? सर को प्रणाम मेरा हाँ जी, हाँ, बहुत-बहुत। हाँ, सब बढ़िया। अच्छा। अच्छा सर, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका ये जो फोरम है, ये बहुत ही
यूज़फुल और बड़ा वैचारिक स्तर पर बड़ा विद्वता से परिपूर्ण है। मैं आपको इस बात की मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आपको जो है कांग्रेचुलेशंस करना चाहता हूँ इस बात की। You are running this on a very efficient and a very positive basis. That is one. As far as the present subject is concerned, अभी आप लोगों से कुछ सुनने के बाद मैं एक या दो स्पीकर्स को और सुन लूं, then I might like to say something and that is also very briefly. As such, आपका किसी भी टॉपिक के ऊपर जो ट्रीटमेंट होता है वो इतना विस्तृत होता है कि मनुष्य सोचने पर ज्यादा और बोलने पर कम विश्वास करता है। ठीक है। मेरा ऐसा ठीक है। तो ओके, आई विल इनवाइट यू अगेन। हाँ, we cut you again and secondly, more important is जो आप ऑलरेडी बोलते हैं या जो लिखकर छोड़ते हो वही बहुत वैचारिक स्तर पर बड़ा उसी को सोचता रह जाता है आदमी, बोलने के लिए बड़ा कम रह जाता है मेरे ख्याल। नहीं वो तो है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मैं खुद उससे संतुष्ट नहीं होता, इसीलिए तो ये सारी चर्चाएं आयोजित करी थी। जी जी, वो है जी। जी चलो आप अभी थोड़ा सा कर लो, मैं देन जी जी, फिर मैं आपको डेफिनेटली। थोड़ा आई कैन हाँ गिव सम कंटेम्परेरी पर्सपेक्टिव मे बी। हाँ, श्योर श्योर सर, मोस्ट वेलकम। जी, डॉक्टर वाई के बधवा जी सर, और उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर पद्म मुनि जी महाराज से कि वो इस विषय के ऊपर बात करें। नमस्ते सभी को, नमस्ते। आई एम सॉरी, मैं अभी यूएसए में हूँ और रात्रि के यहाँ पर 10 बज चुके हैं कैलिफोर्निया में। मैं अधिक तो नहीं सुन सका, 5-7 मिनट पहले ही मैंने ज्वाइन किया। मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने सत्यम चर और सत्यम वद और धर्मम चर की बात की। उसके साथ एक और शब्द है, स्वाध्याय को कभी ना छोड़ना। ये समावर्तन संसार में बोला जाता था। तो मेरा यही सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक अपने शास्त्रों का स्वाध्याय करें और जो वर्तमान में परिस्थिति है उसको उसी तरह से हम संभाल पाएंगे। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। स्वाध्यायन मां प्रमदितव्यम, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो। उन्होंने अध्ययन नहीं कहा, स्वाध्याय कहा, लेकिन आजकल सिर्फ अध्ययन अध्ययन रह गया है शब्द। स्वाध्याय लुप्त हो गया है। रहने वे, तो अध्ययन की बात को आगे थोड़ा और अग्रसर करते हैं। तो पद्म मुनि जी महाराज, और उसके बाद आप में से राकेश जी या वीरेंद्र ठाकुर जी, लतिका पांडे जी, उमेश तिवारी जी और डॉक्टर रूपिका या प्रोफेसर गोविंद जो हैं, गोविंद सेठी जी, ये तो पॉलिटिकल साइंस से ही हैं सीधे और बड़े व्यवहारिक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं और बड़े प्रबुद्ध वक्ता भी हैं। तो आप लोग अपनी बात हमारे साथ जल्दी शेयर कर सकते हैं ताकि हम लोग जो है इसको एक बार फिर दोबारा से सारे विषय को विश्लेषण करें। और हमारे साथ विजय श्री जी भी हैं, तो उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा, अगर कोई टिप्पणी है तो हमारे साथ संक्षेप में साझी करें और फिर इस सारे विषय को जो है वो एक पूर्णता की ओर अग्रसर करेंगे। जी, आचार्य जी। जी सर। जी। सदन में उपस्थित सभी विद्वत वर्ग का दिल से आदर सम्मान करते हुए संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहूंगा, जो जैन इतिहास है, जैन इतिहास के अंतर्गत राजतंत्र की झलक हमें मिल जाती है। राजतंत्र में अनेक ऐसे जैन राजा हुए जिन्होंने अपनी काबिलियत से बहुत अच्छा शासन अपने समय पर चलाया। उसकी व्यवस्थित झलक हम कहें तो जो प्रथम राजा हुए ऋषभदेव, उनकी जीवनी में कुछ कुछ हमारे को प्राप्त हो जाता है। और जैन इतिहास ये मानता है जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें से ब्राह्मण वर्ग की जो स्थापना है वो ऋषभदेव ने नहीं किया, अपितु उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती के द्वारा किया गया। ऋषभदेव को यहाँ पर 3 वर्णों के संस्थापक के रूप में स्वीकार किया गया है
और 3 वर्ण जो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, इन वर्णों की स्थापना में भी उनका मकसद किसी को ऊंचा-नीचा दर्जा देना नहीं था, अपितु समाज की व्यवस्था सुदृढ़ हो, जिस व्यक्ति के भीतर जिस प्रकार की क्वालिटी है उसी प्रकार का कार्यक्षेत्र उसको दिया जाए, ये उनका ध्येय था। और इस ध्येय को लेकर के उन्होंने सुव्यवस्थित राज्य व्यवस्था को आगे बढ़ाया। उनके संन्यस्त हो जाने के बाद में उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती सम्राट बने, जिसकी अभी हम यहाँ चर्चा कर रहे थे, चिंता कर रहे थे कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो राजा के ऊपर भी अनुशासन करने वाला हो, अर्थात राजा भी या सत्ताधीश भी कानून के दायरे में हो, सिस्टम के दायरे में हो। ये व्यवस्था चक्रवर्ती भरत ने जन्म दिया और उन्होंने इस बात को महसूस किया कि जो राजतंत्र है, दूसरा कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार का अपराध करता है, अनुचित कार्य करता है, किसी कानून का उल्लंघन करता है, तो उसको सजा देने के लिए राजा और राजा का तंत्र है। किंतु राजा ही अगर गलत करे तब वो उसको दंडित करने वाला कौन होगा? तब ये उल्लेख मिलता है कि भरत चक्रवर्ती ने जो ब्राह्मण वर्ग की स्थापना की, पुरोहित वर्ग की स्थापना की, वो वस्तुतः राजा के ऊपर अनुशासन कायम करने के लिए किया गया, ताकि राजा निरंकुश होकर के शासन न कर पाए, उसके ऊपर भी अनुशासन रखने वाला, उसको भी कंट्रोल में रखने वाला ऐसा विद्वान, पढ़ा लिखा, समझदार, ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए हमारे राजतंत्रों में या राजशाही जो कथाएं हैं उनमें पुरोहित व्यक्ति का बहुत आदर के साथ उल्लेख प्राप्त होता है और पुरोहित का सम्मान लगभग सभी राजा महाराजा लोग करते रहे हैं। जब भी राजा कहीं भटक जाता था तो पुरोहित के द्वारा उसको दिशा निर्देश दिया जाता था। अगर यही व्यवस्था वर्तमान की व्यवस्था के ऊपर लागू हो जाए तो निस्संदेह अभी जो पूर्व वक्ता जो कश्मीर पंडित से संबंधित थे, उन्होंने जो पीड़ा व्यक्त की जायज है और वर्तमान की जो स्थिति है उसको हम लोग भलीभांति देख भी पाते हैं और बड़ा कष्ट होता है कि अनुचित होते हुए देखने को मजबूर होना और उसमें कुछ सुधार करने की क्षमता होते हुए भी कर न पाना, ये व्यवस्था है हम भारतवासियों की। तो इस व्यवस्था में से निकलने का जो तरीका है, मैं समझता हूँ कि हमारे जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर इस प्रकार का सुधार निस्संदेह होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति गलत करे उसको दंडित किया जाए, उसको दंड का भागी बनना पड़े, और जो गलत न करे उसको व्यवस्थित रूप से, स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार प्राप्त हो। संक्षेप में इतना कहना चाहूंगा। धन्यवाद। जी, धन्यवाद। आचार्य जी, बहुत वर्ष पहले, शायद लगभग 25 वर्ष पूर्व, एक जैन ग्रंथ मुझे मौका मिला था पढ़ने का, और उसमें जैन राजाओं की कई कथाएं थीं। दोबारा वो पुस्तक मेरे हाथ नहीं लगी, थी वो जीर्ण-शीर्ण हालत में ही, लेकिन उसको पुनः मुझे लगता है हमें देखना चाहिए, ढूँढना चाहिए, जिसमें जैन राजाओं की कथाएँ थीं और वो बड़ी सुंदर नैतिकता के आधार की कथाएँ थीं। तो अगर वो कहीं उपलब्ध हो तो ज़रूर बताएँ, तो कहीं न कहीं उसको हम प्रयोगधर्मिता के लिए उसको प्रयोग करेंगे। उसका तो नाम आपकी बात जी। आपकी बात से मुझे एक ध्यान आया, मैं आप सभी के साथ साझा कर लेता हूँ। एक न्याय की विचित्र कथा, मुझे नहीं पता किसी और संस्कृति या सभ्यता में वो उपलब्ध होगी। 2 पंक्तियों में मैं बता देता हूँ आपसे, और उसके बाद एक प्रश्न भी आप लोगों के साथ रख लेता हूँ। राजा शिवी की कहानी संभवतः आप सभी ने सुनी होगी कि राजा शिवी की परीक्षा लेने के लिए देवताओं को शरारतें करने का स्वभाव है। तो उन्होंने कहा कि ये राजा शिवी है, भई इसका बड़ा न्याय की वजह से नाम है, तो चलो इसकी परीक्षा लेकर के आते हैं। और वो इंद्र जो हैं वो और अग्नि के साथ मिलके कबूतर और बाज का भेष बनाकर आते हैं और
कबूतर जो है वो राजा के गोदी में आके बैठ जाता है, उससे प्राण रक्षा मांगता है। और बाज जो है वो आर्ग्यू करता है कि ये मेरा भोजन है, ये न्याय व्यवस्था है, आप इसका उल्लंघन नहीं कर सकते, तो आप मुझे इसे सौंप दें। लेकिन राजा कहते हैं कि ये क्योंकि मेरी शरण में आ गया है इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता, तो फिर न्याय कैसे होगा? तो राजा शिवी का जो अद्भुत निर्णय है उस वक़्त कि वो एक तरफ जो है एक पलड़े में जो है वो बाज को कहते हैं कि तुम बैठो और दूसरी तरफ वो अपने शरीर का मांस काट-काट कर वहाँ रखने लगते हैं। लेकिन बाज भारी होता जाता है तो उनको बहुत सारा अपना शरीर जो है वो मांस जो है वो काट कर के रखना पड़ता है। और तब जो है वो देवता जो हैं वो उससे प्रसन्न इंद्र प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वचन देते हैं और प्रशंसा करते हैं आदि-आदि। तो ये अपने आप में भारतीय संस्कृति की एक बहुत ही न्याय की अद्भुत अवधारणा है, कथानक है। और इसके साथ एक प्रश्न मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ और वो उसका उत्तर हम लास्ट में लेंगे, अंत में लेंगे, जब हम इसको पूर्णता की ओर अग्रसर करेंगे। लेकिन ऐसी कथाएँ और भी बहुत सारी हैं जो मेरी जानकारी में ध्यान में नहीं है। लेकिन एक कथा जो आपसे प्रश्न के लिए, एक स्त्री है और उस स्त्री से 3 लोग प्रेम करते हैं लेकिन किसी कारणवश उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है। और उनमें से एक जो है वो स्त्री के जो शेषांश हैं, राख है उसको लेकर के नदी में प्रवाह करने चला जाता है। दूसरा जो शेष बचा हुआ है अंश उसका समाधि बना कर के वहीं उसके साथ रहने लगता है। और तीसरा जो है वो उसको पुनर्जीवित करने के लिए उस विद्या को सीखने चला जाता है कि जिससे वो उसको पुनर्जीवित कर सके। संयोगवश वो विद्या सीख के आता है और आकर के जो समाधि में जो शेष पड़ा हुआ है, अवशेष पड़े हुए हैं, उससे उसको वो पुनर्जीवित करता है स्त्री को। और अब स्त्री के पुनर्जीवित होने पर ये प्रश्न आता है और वो प्रश्न आप लोगों से है कि आप अपने-अपने स्वभाव, वृत्ति, बुद्धि के अनुसार कैसे क्या निर्णय करेंगे और किस आधार पर निर्णय करेंगे कि उस स्त्री का इन तीनों में से किसके साथ विवाह होना चाहिए था? एक वो जिसने उसको पुनर्जीवित किया, एक वो जो उसके अस्थि प्रवाह या राख प्रवाहित करके आया, तीसरा वो जो उसकी समाधि के साथ निरंतर बैठा रहा। इस प्रश्न का उत्तर मैं सबसे अंत में आप लोगों से चाहूँगा कि युक्ति संगत निर्णय आप लोग कैसे करेंगे जो न्यायपूर्ण हो? तो इन द मीन टाइम हम बात को थोड़ा अग्रसर करते हैं कि ये मैंने विशेष रूप से जो मॉडल आप लोगों के साथ साझा किया था कि ये प्रारूप क्या प्रभावी हो सकता है? आपको लगा कि ये कुछ उचित है कि नहीं है? कि और इसको क्या हम जिसको वर्कशॉप कहते हैं, कार्यशालाएँ कहते हैं कि क्या हम किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में इन कार्यशाला के रूप में इसको लेकर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? उस पे मैं ज़रूर आपके कमेंट्स चाहूँगा। लेकिन उससे पहले यदि आप में से कोई अपनी बात कहना चाहता है तो बड़ा अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर इस बात को हम और अग्रसर करेंगे। तो कोई भी आप में से अपने को अनम्यूट करके टिप्पणी कर सकता है। सर जी। एक करेक्शन था। जी, जी। मैं एक चीज ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ऋग्वेद है, हाँ, हाँ। उसका एक मंत्र है ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृत गुरु तदस्य यदेश्यम पदभ्याम शूद्रो अजायत। हाँ जी। तो जो सृष्टि के प्रथम में या ऋषभ देव जी से हजारों वर्ष पूर्व वेद ज्ञान का प्रकाश हो चुका था, उसी में ही वर्ण व्यवस्था है। फिर उसको किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा संचालित करने की बात ही नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। और खुद ऋषभ देव जी चूंकि मनु की संतान थे और मनु को क्षत्रिय वर्ण में दीक्षित किया गया था, तो वो क्षत्रिय तो थे ही थे। अब वो ब्राह्मण तो सृष्टि के प्रथम से हैं, क्योंकि जो सबसे पहले मनुष्य पैदा हुए थे उसके बारे में कहा गया है कि तेन देवा अजयंत साध्य ऋषि, ये यजुर्वेद का कथन है। और मुंड को उपनिषद में भी कहा गया है तस्मास देवा बहुधा संपुरुषोता साध्य मनुष्य पशु वजांशी। ईश्वर ने बहुत से देव ज्ञानी साध्य मनुष्य तथा पशु पक्षी उत्पन्न किए। तो जो सृष्टि के प्रथम में उत्पन्न मनुष्य थे वो अति बुद्धिमान, अति उत्कृष्ट श्रेणी के थे, जिनको हम ब्राह्मण वर्ण में रख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन में करना चाह रहा था कि वर्ण की
वर्ण का वास्तविक विधान कहाँ है? धन्यवाद। जी, 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 ठीक है सर। ठीक है। जी, अब चर्चा को और अग्रसर करें। यदि आप में से जिन्होंने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है, अगर वो अपनी बात को रखना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारे साथ साझा कर लें। नहीं तो फिर इस सारे विषय को जो है वो हम विश्राम की ओर अग्रसर करेंगे। एक छोटी-सी घटना है, उसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा सर, अगर जी, जी, ज़रूर। जी, जी। अ, वासुदेव श्री कृष्ण का जीवन बहुत व्यापक है और हर व्यक्ति उनसे परिचित है, उनके जीवन से। तो श्री कृष्ण वासुदेव की जीवन की झलक जैन शास्त्रों में भी बहुत हुँ, प्रमुखता से प्राप्त हो जाती है। जी। तो जैन शास्त्रों में 8वां अंग सूत्र है, अंतकृत दशांग, हुँ, उसके लगभग आधे भाग में वासुदेव श्री कृष्ण और उनके राज्य के जो लोग थे, हुँ, उन्हीं की कथाएँ वहाँ पर गुंफित हैं। उन हुँ, कथाओं में एक बहुत प्यारी कथा है, श्री कृष्ण वासुदेव के छोटे भाई गजसुकुमाल माने गए हैं जैन शास्त्रों में। हुँ, युवा अवस्था में वो दीक्षित हो जाते हैं और जिस दिन दीक्षित हो जाते हैं, उसी दिन संध्या काल में जिस व्यक्ति की पुत्री के साथ उनका विवाह निश्चित किया था श्री कृष्ण वासुदेव ने, जी, क्रोध में आकर के उनके सिर में अग्नि रख करके उनकी हत्या कर देता है। जी। वो तो मुनि अवस्था के अंदर है, समाधिस्थ होकर के अपना कल्याण साध लेते हैं। अगले हुँ, दिन प्रातः काल श्री कृष्ण वासुदेव को ये कथा पता चलती है और जिस समय इस बात का पता चलता है कि सोमिल विप्र उसका नाम था, जिसकी हुँ, पुत्री के साथ उन्होंने गजसुकुमाल का विवाह पक्का किया था। हुँ, जब उसका सामना हुआ तो सामने श्री कृष्ण को देखते ही डर के मारे हृदय गति रुक जाने से वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद भी हुँ, वासुदेव श्री कृष्ण ने वहां पर आदेश दिया अपने सेवकों को कि इसके पैरों में रस्सी बांधो, पूरी नगरी के अंदर रस्सी से बांध करके इसको घुमाओ, जगह जगह ये उद्घोषणा करो कि हुँ, इसने एक संत के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। तो जी, जो व्यक्ति ऐसा दुर्व्यवहार किसी साधु संत या सामाजिक व्यक्ति के साथ करेगा, उसकी यही दशा होगी, ऐसा जी, सर्वत्र घोषणा करो और करने के बाद राज्य के बाहर जो जंगल है वहां ले जाकर के इसके शरीर को फेंक दो। इसका संस्कार नहीं होगा क्योंकि इसने जघन्य अपराध किया है और ऐसे व्यक्ति को संस्कार का सौभाग्य नहीं दिया गिव जाए। नहीं हुए। जी, जी, तो इससे बिल्कुल। भी एक झलक मिलती है कि जो राजा लोग थे अपने नगरी के अंदर गलत चीजों को रोकने के लिए किस जी, ढंग से वो काम किया करते थे, इस बात से भी हम यहाँ पर एक शिक्षा ले जी, सकते जी, हैं। जी, बिल्कुल। न्याय के लिए तो बड़ा आग्रह है, लेकिन मैंने इस सारे जब ये बना रहा था स्लाइड, तो मुझे मैं कथाओं को ढूँढ रहा था कि जो न्याय की कथाएँ हैं। राम के न्याय की हम बात करते हैं और बहुत सारे लोगों के न्याय की बात करते हैं, विक्रमादित्य के न्याय की बात करते हैं। लेकिन वो मुझे प्रसंग, वो कहानियाँ कोई विशेष रूप से उपलब्ध नहीं हुई। हालाँकि मैंने वेताल पचीसी भी पढ़ी इसी में और ये सिंहासन बतीसी को भी देखा, तो लेकिन वो सारा कुछ उपलब्ध नहीं हो पाया। लेकिन प्रयास मेरा रहेगा कि यदि या हम लोग को मिलकर के इस विषय के ऊपर काम कर सकें, तो हमें प्रमाण कुछ ऐसे उपलब्ध हो जाएँ संस्कृति से, अपनी सभ्यता से, अपने साहित्य से कि ये जो हैं, ये न्यायपूर्ण कथाएँ रही हैं न्याय को स्थापित करने में। इसीलिए मैंने आपसे जैन कथाओं की बात की है कि मैंने वो पढ़ी ज़रूर हैं लेकिन वो इतने वर्ष हो गए हैं, वो पुस्तक भी मुझे नाम ध्यान नहीं है लेकिन इतना मुझे ध्यान है कि उसमें प्रभूत संपत्ति जो है, वो राजा जो हैं, वो दान कर देते हैं। एक का मुझे ध्यान है कि कुछ ऐसा ही वो न्याय के संदर्भ में वो कुछ करते हैं। लेकिन कौन राजा थे, कैसे थे, वो सब मुझे ध्यान नहीं है। तो एनीवे इस बात को ज़रूर खोजना चाहिए और हमें इस तरह की कथाओं को संग्रह करके अगर उसके आधार पे हम नए सिरे से जो है वो जुडिशरी का निर्माण कर सकते हैं या उसको नई दिशा दे सकते हैं, तो ज़रूर हमें प्रयास करना चाहिए। जी, और किसी का कोई कथ्य हो, कोई टिप्पणी हो तो बड़ा अच्छा लगेगा, नहीं है तो हम इस मॉडल पे भी एक बार बात कर लेते हैं। तो यदि नहीं है तो फिर हम आगे की बात करते हैं। चलिए,
तो विशेष रूप से मेरा आप लोगों से यही निवेदन था कि ये जो मॉडल आप देख रहे हैं कि नीति और न्याय दोनों का समन्वित रूप से, और ये संस्कृत शास्त्र के आधार पे, जैसा कि मैंने नाटक विज्ञान शकुंतल के 5वें अंक की बात की थी कि उसमें शकुंतला अपने आप को प्रस्तुत करती है कि और ये दावा करती है कि मेरा विवाह आपसे हुआ है, और राजा स्मरण नहीं कर पाता। और अंत में निर्णय यही होता है कि अगर इसके चक्रवर्ती संतान होती है तो इसके साथ राजा विवाह करेगा, और नहीं है तो ये पुनः वापस जाएगी, ऐसा निर्णय करके वो लोग उठ जाते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए उसी से ये सारे का सारा जो है ये प्रारूप जो है ये विकसित हुआ। और फिर उसका जो है वो प्रयोग मैंने आप लोगों को बताया कि ये सारी वही सारे डायलॉग्स हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कि उस डायलॉग से कौन-सा प्रश्न बनता है, उसको मैंने यहाँ पे रखा था। और उसकी फिर एप्लीकेशन को देखने के लिए उसके ऊपर काफ़ी मेहनत लग गई। इज़राइल-हमास वॉर, जिसकी मैं चर्चा आप लोगों से कर चुका हूँ कि किस तरह से आक्रमण किया, और उसके बाद इज़राइल के पास क्या ऑप्शन थे, क्या नीतियाँ उसके पास थी, कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ और कौन-सी पॉलिसीज़ उसको फ़ॉलो करनी थी, जिससे कि वो अपने लोगों के साथ जस्टिस कर पाए, उनको न्याय प्रदान कर पाए। और न्याय प्रदान करने के लिए उसको दोनों ही चीज़ें करनी थी कि निर्णय भी करना था और दंड विधान भी करना था। और उसी का परिणाम जो है वो पूरे के पूरे जो पैलेस्टीनियंस हैं, उनको देखना पड़ा, भुगतना पड़ा हमास के कारण। तो ये वो सारा विषय था। तो बाकी शेष इसमें कोई कमी हो या आपको लगता है कि इसमें ये सुधार किया जाना चाहिए, तो उसके विषय में आप टिप्पणी कर सकते हैं। तो बाकी तो विषय आप लोगों के साथ मैंने साझा कर ही रखा है, उसमें तो मुझे कोई विशेष कहना नहीं है। लेकिन फिर भी यदि कोई टिप्पणी है तो आप लोग कर सकते हैं, और नहीं है तो अंतिम जो प्रश्न मैंने आप लोगों के साथ साझा किया है कथा के रूप में, तो उसमें आप लोगों का क्या निर्णय है? यदि आप में से किसी ने उस कथा को पढ़ा हुआ है या सुना हुआ है तो वो अलग बात है, तो भी आप बता सकते हैं। अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी। विक्रम बेताल कथा पढ़ी थी मंदारवती। विजय, ये विक्रम बेताल की अच्छा, कहानी ये कुछ है। और बात कर रहे हैं, किसी और कथा में लग गए। चलिए आशुतोष जी, मेरा तो एक ही हाँ, हाँ। निवेदन है कि प्रेम को आप बाँट नहीं सकते हैं। जी, जी। अगर अगर प्रेम को आपने बाँटा है तो जीवित होने के बाद आपको वो प्रेम वैसे ही बाँटना पड़ेगा। जी, बात ठीक है। लेकिन क्योंकि ये विक्रमादित्य से संबंधित है और उसको ये न्याय विक्रमादित्य का करना न्याय आवश्यक। की कहानी है ना महोदय। जी, मैडम आप कुछ कह हाँ रहे हैं? हाँ हाँ, ये विक्रमादित्य न्याय की कहानी है जो मंदारवती नामी स्त्री के जी। बारे में है। हाँ जी, हाँ। जिसमें वो न्याय देते हैं कि वो जो पुनर्जीवित करता है वो पिता समान होता है, बिल्कुल। क्योंकि पिता ही जन्म देता है। तो जीवन का जो विषय है वो पिता का ही है, और जो जी, गंगा में विसर्जन करने जाता है वो भ्राता है, जी, जी। हाँ, पुत्र या भाई वो। है। हाँ, हाँ। जी, हाँ, पुत्र या भाई के जी, समान जी, होता जी। है। बिल्कुल। और जो साथ में रह के रोने लग पड़ता है वो पति, वही न्याय देते हैं विक्रमादित्य को, है। हाँ, जी। मैम ने बिल्कुल ठीक कहा है, और बिल्कुल मतलब राजा से जब हम न्याय की अपेक्षा करते हैं, और विक्रमादित्य की ये कथा सुनाई है कि उसके पीछे वो तर्क भी है कि निर्णय देने के लिए तर्क क्या होगा, उसकी युक्ति क्या होगी और उसके प्रमाण क्या होंगे, कि न्याय केवल निर्णय करना ही नहीं है, वो एक युक्ति सम्मत निर्णय होगा। और युक्ति जो है वो सभी को स्वीकार्य होगी, जो जैसा मैडम ने कहा कि जिसने पुनर्जीवित किया उसने तो पिता का रोल निभाया, इसलिए वो सांस्कृतिक दृष्टि से उसका पिता है, इसलिए उसके साथ विवाह नहीं हो सकता। दूसरा, जिसने अस्थि प्रवाह किया वो उसने पुत्र या भ्राता का कर्म निर्वाह किया, इसलिए सांस्कृतिक दृष्टि से उसका भी नहीं पक्ष बनता विवाह का। केवल उसी का विवाह का अधिकार बनेगा जो उसके साथ निरंतर रहा, कहीं इधर-उधर नहीं उसकी कोई वृत्ति बदली, तो उसको वो अधिकार देते हैं। तो ये विक्रमादित्य के न्याय की एक कथा है। हालाँकि हम इसमें अपने मैं तरीके से इसमें आर्ग्यू आशुतोष कर सकते हैं, लेकिन ये न्याय के जो युक्तियाँ हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये विक्रमादित्य देते हैं। जी।
जी, मैं तेलिंग जी। इसमें आशुतोष मैं एक विचार रखूँ? हाँ जी, हाँ, प्लीज़। देखिए ऐसा है, ये ये केवल एक ये विषय थोड़ा-सा ऐसे एक इसका और पक्ष भी है। जी, अगर आप तीनों तीनों के दृष्टिकोण से देखिए, जो तीनों प्रेम करते थे उसको, जी। उस स्त्री को जिसका देहांत हो गया। हुँ, जी, अच्छा, प्रेम में आप ये निर्णय नहीं कर सकते कि तीनों में से कौन से ज़्यादा प्रेम करता था। जी, जी। ये तो उनकी उनकी भावना है। जी, जी। मृत्यु के बाद उन्होंने जिसकी जो भावना थी, उसने प्रेमी के रूप में वो लेकर गया है गंगा में उसका विसर्जन करने के लिए। जी, जी। और प्रेमी के रूप में ही उसने प्रेमी के दृष्टिकोण से ही उसने विद्या सीख कर उसको पुनर्जीवित किया। जी। और तीसरे ने भी प्रेमी के रूप में उसकी समाधि के साथ वो रह रहा है, जो भी उसके अवशेष बाकी बचे हुए थे। जी, जी। तो आप ये निर्णय केवल इस आधार पर नहीं कर सकते कि क्योंकि वो गंगा में आ गया, क्योंकि भाई करता था या कोई और करता है, पिता जी, करता जी, है, तो जी। आप उसको भाई की कैटेगरी में डाल दोगे। जी। ये न्याय संगत नहीं है। जी, जी। इसी प्रकार से ये भी न्याय संगत नहीं है कि जिसने विद्या सीखी, क्योंकि उसने विद्या सीखकर पुनर्जित किया तो वो पिता के रूप में आ गया। हुँ, ये भी गलत है। ये 1 मिनट, 1 मिनट। नंबर 3 इसलिए हुँ, इसीलिए जो हमारा वेदांत है, वो ये हुँ। कहता है कि सृष्टि जो है द्वंदात्मक है। जी। जो जो गहरी सोच है वो ये कहती है कि सृष्टि के अंदर मुकम्मल न्याय कभी भी नहीं हो सकता। जी, जी। जैसे मुकम्मल न्याय में ये धरती किसी की भी नहीं है। जी। किसी के अंदर ये सक्षमता नहीं है कि इस धरती के 10 मीटर को भी बिल्कुल नया पैदा कर दे। जी, लेकिन जी। मनुष्य उस पर अधिकार कर लेता है, कभी गवर्नमेंट के नाम पर कर लेता है, कभी कानून के नाम पर कर लेता है, कभी पटवारी के नाम पे कर लेता है, कभी जमाबंदी के नाम पे कर लेता है। हुँ। तो और फिर उसके ऊपर बल प्रयोग कर उसको अपना बनाता है। लेकिन जी। वास्तव में तो किसी की भी नहीं है ये। हुँ, तो हुँ। इसलिए इसमें इसीलिए न्याय न्याय और अन्याय एक-दूसरे के ऊपर आधारित है हमेशा। इसलिए इसको जी। द्वंद्व वेदांत में इसको द्वंद्व सृष्टि कहा गया हुँ, हुँ। कि इसके अंदर ये द्वंद्व नहीं खत्म हो सकता क्योंकि अन्याय के ऊपर ये न्याय आधारित है। अगर अन्याय ना हो तो न्याय भी कुछ नहीं है। तो इसीलिए जो है वो ब्रह्म की बातचीत की गई। तो जी। न्याय जो संगत है ये मुकम्मल न्याय संभव ही नहीं है। इसमें जी, भी ठीक है। मुकम्मल न्याय संभव नहीं है। एक इसका पक्ष ये है कि आप जब वो पैदा होते हैं, जब वो वापस आ जाती है, तो आप स्त्री के ऊपर छोड़ दो कि तीनों में से किसको चूज़ करें। तो मेरा मतलब जी, कई जी, पक्ष हैं इसमें। ठीक है। निष्पक्ष तो है, बिल्कुल है। मैं तो उसको स्वीकार तो ये करता हूँ। हमारा जो शास्त्र है वो ये कहता है कि सृष्टि के अंदर वास्तव में हुँ, अंततः संभव ही नहीं है ये। मान लीजिए हुँ, मैं बहुत धार्मिक हूँ और मैं कोशिश करूँ कि मैं सब भूखों को रोटी जो है खिलाकर फिर खाऊँ, तो मैं हुँ। कितना ही धार्मिक हूँ, ये संभव ही नहीं। जैसे आपने अभी ये वो कथा सुनाई थी उनकी, वो जी, राजा जी। की जिसमें वो शिवी कबूतर की। के और उसका वो हाँ जी, काट के हाँ, दे देते शिवी हैं। की, राजा शिवी तो की। उसमें दोनों के आर्गुमेंट करेक्ट है और तीसरे की भी करेक्ट है, जी, जी। जो अपनी जान देने को तैयार हो रहा है। जी, जी, जी। समझ रहे हैं? जी, दैट जी, इज़ जी। द पॉइंट। जी, बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक तो चीज़ होती है उदाहरण जो है वो बहुत सीमित मात्रा में ही उसका उपयोग हम कर सकते हैं, उस सीमाओं के साथ ही होता है और वो समझने के लिए ही केवल मात्र है। और दूसरा उदाहरण जो है वो इसीलिए हम प्रयोग कर लेते हैं ताकि हमें युक्ति करनी आए कि वो समझ, वो बोध हमारा जागृत हो कि न्याय की सेंसिबिलिटी वस्तुतः क्या है? पूर्ण न्याय तो शायद नहीं संभव है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। मुकम्मल न्याय जिसे आप कह रहे हैं अपने आदर्श रूप में तो शायद न्याय नहीं हो प सकता। लेकिन फिर नहीं भी होता ही कहीं न नहीं है। आप कहीं एक संतुष्टि और युक्ति जो है, एक पॉज़िटिव युक्ति जो है उसके लिए होनी चाहिए। वो केवल नहीं, ये नहीं, नहीं हो युक्ति हमें सकता है काफ़ी दूर कि तक ले जाती है। बिल्कुल जी, ठीक जी। कह रहे हैं। हुँ। युक्ति हमें काफ़ी दूर तक ले जा सकती है, ले लेकिन जा पूर्णतः सकते हैं। संभव ही नहीं है इस सृष्टि के अंदर। हाँ, अब वो हम ठीक है। आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखिए, आप हर टाइम जी। जी, आप जी। कभी भी किसी जजमेंट में आप 90% केसेज़ में देख लीजिए, जी। जो जो जिसके खिलाफ हुआ है, उससे उसको जाके पूछो कि तेरे को न्याय मिला है कि नहीं? हुँ, हुँ। क्योंकि वो अपने आप को ठीक मानता है। हम क्रिमिनल हाँ, साइकोलॉजी में ये देखते रहे हैं कि जी। बहुत से क्रिमिनल्स डिस्पाइट वो बड़ा जघन्य अपराध करते हैं और वो दंडनीय भी है, लेकिन वो हुँ, अपने आप को
बिल्कुल चलिए। इंट्यूटिवली, ऑब्जेक्टिवली बिल्कुल जस्टिफाइड महसूस करते हैं। बिल्कुल, ये तो है। तो ख़ैर इस तरह के बहुत सारे विषय हैं जिनको जो विचार के लिए हैं और लेकिन वही है कि ये इतना सरल भी नहीं है, हाँ, हम बड़ा गहरा समझ विषय है लेते ये। हैं। तो लेकिन चलिए। अब एक मैं आखिरी, आप एडमिनिस्ट्रेशन में पूछ रहे हो आप। जी, जी। देखो ना, आप 10 मिनट में मर्डर कर देते हो एक आदमी का, गुस्से में आके मान ले। हुँ, फिर आपको जीवन भर भुगतना पड़ता है वो। अब एक हुँ, और विषय है जो साइकोलॉजी कहती है, हुँ, वो कहती है जिसने मारा, हुँ, उसने तो 10 मिनट में मार दिया, और हुँ, जो भोग रहा है 20 साल तक, वो भोगने हुँ। वाला तो है ही नहीं, वो मरने जो मारने वाला तो खत्म हो चुका। तो भोग जी, कौन जी, रहा है? जी। जो 20 साल आगे भोग रहा है, वो भोग कौन रहा है? बिल्कुल। क्योंकि वो तो परिवर्तनशील है, हर जी, टाइम जी, बदल जी। रहे हैं उसके, उसकी हुँ, संवेदना स्तर पर भी बदल रहा है वो हर समय। जी, जी, जी। तो न्याय आप हुँ। बड़ा गहरा ठीक। विषय है ये, बड़ा जी, जी। व्यापक विषय है। ऐसी ही एक कथा और मुझे ध्यान आ गई, मैं एक पंक्ति में उसको साझा कर लेता हूँ और फिर इसके ऊपर अगर किसी ने टिप्पणी करनी होगी तो ठीक, नहीं तो फिर हम आज की इस संवाद को यहीं विश्राम देंगे। संभवतः महाभारत से ये कथा है कि एक रसोइये ने एक कुत्ते के बच्चे को जो है मारा, या रामायण से है या महाभारत से है, और वो जो कुत्ता है वो अपने बच्चे को लेकर के राजा के पास ये युधिष्ठिर के पास आता है कि मेरे साथ न्याय करो कि मेरे इस बच्चे को आपके रसोइये ने बिना कारण जो है वो मारा। राजा ने उसको बुलाया कि भई तुम्हें मिलेगा। अ, मतलब ये वो संस्कारित मानसिकता की मैं बात कर रहा हूँ कि भई पशु को भी न्याय उम, की बात संभव है। तो राजा ने रसोइये को बुलाया कि भई तुमने इसको क्यों मारा? तो रसोइये ने कहा कि भई ये उधर की ओर घूम रहा था और मुझे लगा कि ये इधर आ जाएगा और मैंने इसको वो लकड़ी से मारा। और राजा ने उस कुत्ते के बच्चे को भी पूछा कि भई तू क्यों उसने मारा? तो उसने कहा मेरा कोई दोष नहीं था। मैं उधर परे की ओर था लेकिन फिर भी इसने मुझे मारा है तो इसलिए मुझे न्याय दो। अब राजा को ये समझ में ना आए कि इस बात के लिए क्या न्याय करे, तो उसने उसके ऊपर कुत्ते के बच्चे के ऊपर ही उसको छोड़ दिया, कुत्ते के ऊपर, कि भई तुम बताओ कि इसको क्या दंड दिया जाए जिससे तुम्हें संतोष हो। और उस कुत्ते का भी आप समझदारी देखिए, उसकी युक्ति देखिए। उसने उसके लिए दंड विधान क्या किया कि इसको किसी मठ का जो है वो अधिकारी बना दो, और क्योंकि वो अधिकारी जो होता है, मठ का अधिकारी, वो पापमय जीवन ही जीता है। क्योंकि वहाँ पे कोई न कोई दोष रहेगा ही रहेगा उसके संग्रह करने में, उसके व्यवहार में। तो हमेशा उसको आजीवन जो है, आने वाले पुनर्जन्मों में भी उसको वो भुगतना पड़ेगा। और वो रसोइया जो है, वो राजा के सामने जो है वो बड़ा प्रार्थना करता है कि महाराज ये कुत्ता जो है बड़ा चालाक है। इसने मेरे लिए कई जन्मों का जो है वो दंड विधान कर दिया है, तो मुझे इसके लिए क्षमा करें, मुझे इससे मुक्त करें किसी तरह से। लेकिन वो ख़ैर वस्तु बात वहाँ पे समाप्त हो जाती है। तो मैं केवल आपको ये एक और एक कथा का उदाहरण देना चाहता था कि पशु भी जो है वो न्याय के अधिकारी हैं। वो ये नहीं है कि आप उनके गर्दनें काट दें और उनको इस तरह से उनको भोग बना लें। तो ख़ैर ये एक अच्छा, बात मैं थी। एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे आशुतोष, और सर मेरे से क्या बाकी भी आप हाउस विद्वान से हैं। हाँ, हाउस से हाँ, पूछ सकते हैं। हाउस से पूछ रहा हूँ मैं। जी, जी। मुझे इसका आंसर नहीं मिला, साइंस में नहीं मिला। जी, बहुत से लोग जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, जी। मैं खुद वेजिटेरियन हूँ और उसको मैं एडवोकेट भी करता हूँ। अहिंसा परमो धर्मः को बहुत हम महत्वपूर्ण मानते हैं। हुँ, लेकिन वो एक आर्गुमेंट देते हैं, मुझे ये नहीं पता कि आर्गुमेंट करेक्ट है या नहीं है। जी। वो आर्गुमेंट ये देते हैं कि अगर जानवरों को मारा नहीं जाएगा, तो इनकी तादाद तो इतनी बढ़ जाएगी कि ये जो है आक्रमण कर देंगे। अगर मछलियाँ छोड़ दी जाएँगी समुद्र के अंदर, तो वो इतनी बढ़ जाएँगी। अगर वनों में इनको मारा नहीं जाएगा जानवरों को किसी भी तरह से, तो इनकी तादाद हुँ। इतनी बढ़ जाएगी कि ये इनको असंभव हो जाएगा ये जी, जी, जो जी। है इनको सँभालना। तो हाँ, इस तर्क में इसका विश्लेषण या मुझे अब अभी तक आज तक मुकम्मल इसका उत्तर नहीं मिला। तो नहीं मैं ये तर्क तो मैंने सुना है, बहुत बार सुना है, लेकिन इसकी फ़ॉल्सिटी जो है, इसमें जो उम, इम्प्रॉपरिटी है इस आर्गुमेंट में, वो बड़ी स्पष्ट है
कि आप अगर ये निर्णय करते हैं अगर आप ये तर्क करते हैं कि भई ये बहुत बढ़ जाएँगे, इसलिए इनका वध कर देना चाहिए, इनको हिंसा करनी चाहिए, तो आप कितनी कितनी हिंसा करनी उचित है? क्या आपने सब निश्चित कर लिया कि भई इतना रोल उसका होगा, उतना रोल उसका होगा? और प्रकृति का जो न्याय है, प्रकृति में जो जिसका भोजन है, उसका भी आपने तो वो छीन लिया, इस आर्गुमेंट के नाम पर। तो वो उस जो आर्गुमेंट है, उसकी फ़ाल्सिटी जो है, वो बड़ी बड़ी स्पष्ट है, लेकिन वो प्रयोग ज़रूर करते हैं। केवल इतना ही नहीं प्रयोग करते, वो आपको भी ये सिद्ध कर देते हैं कि आप भी जो है वो हिंसक हैं, क्योंकि आप गाय का दूध पीते हैं। लेकिन वो इस पक्ष को बिल्कुल छोड़ देते हैं कि गाय से आप हिंसा से दूध नहीं लेते, उसे विनम्रता से लेते हैं, उसके संवेदनशीलता को ध्यान में रख कर के उससे ग्रहण करते हैं और उसमें भी एक पक्ष छोड़ना पड़ता है, कि वो इस तरह की बातें हैं। तो इन सब बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। ये जो देखिए तर्क 2 तरह के होते हैं, एक सत्तर्क होता है, एक कुतर्क होता है। तो ये ये कुतर्क वाली श्रेणी वाले जो तर्क है ना, उनको हमें ज़रूर जानना चाहिए और वो सामने आने भी चाहिए। क्योंकि कई बार ऑफ हैंड जो है वो इस तरह के तर्कों पकड़ लेते हैं और फिर उसका उत्तर हम नहीं दे पाते। लेकिन सत्तर्क की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। जी, पद्ममुनि जी कुछ कहना चाह रहे हैं और उसके बाद ज्ञानचंद जी ने मेरे ख्याल कहेंगे शायद और फिर हम इसको विश्राम देंगे। जी। सर मैं यही कहना चाहता हूँ जो तर्क अभी प्रस्तुत किया गया, वस्तुतः ये तर्क धन्यवाद नहीं है, धन्यवाद ये केवल जो जी। मांसाहार करने की अपनी प्रवृत्ति है उसको जी। जारी रखने का एक तरीका है। जी, जी। ये जो निर्णय है ये जब हम इस सृष्टि के स्वामी ईश्वर को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, सारी सृष्टि जब उनके द्वारा बनाई गई है तो कुदरत उसकी व्यवस्था में चिंता करेगी, किसकी तादाद बढ़ने पर क्या करना चाहिए, इसको कुदरत के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हम कब जी, से दुनिया के मालिक हो गए कि हम सृष्टि का संचालन करेंगे। हाँ, कि इतनी मछलियाँ रहेंगी, इतने पशु रहेंगे, इतने मनुष्य रहेंगे। ये ये तो कुदरत का अमेरिका निर्णय ट्रम्प ही है, डिसाइड करेगा। हम लोग निर्णय करने वाले नहीं हो सकते। खैर एनीवे ये यहीं से इतना शोर आ गया। जी। किसी और की डॉक्टर डिम्पल आपकी कोई टिप्पणी है इस सारे विषय के ऊपर? नहीं तो हम इसको डॉक्टर गणेश दत्त जी या डॉक्टर ऋतु जी, आप में से कोई अगर कोई टिप्पणी करना चाहता है, नहीं तो हम विश्राम करेंगे। मैं भी यही कहना चाहूंगा जी सर। कि आ रहे हैं ये निरंतर अपना कार्य करती रहती है जी। और ये ऐसा है कि प्रकृति को अपने आप उसको बैलेंस करने के वो सब तरीके मालूम हैं जिस पे हम एक्शन उतनी बड़ी ले ही नहीं सकते। जी, जी। तो प्रकृति के कार्य अगर हम करने लगेंगे तो फिर तो कहो कि भाई मैं प्रकृति को मैनेज करूंगा तो फिर सूरज भी अपना उगा लो। भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया कि भाई 10 इंच 10 मीटर आप जमीन नहीं बना सकते। जी, तो बिल्कुल। वस्तुतः कुछ हमारे हाथ में है क्या, हमें लगता है जो हम कर सकते हैं उसको हम स्वीकार्य करवा लें कि हाँ हम उसकी हत्या करके उसको खा सकते हैं, तो हमें अरे खाने में क्या एतराज है, उसका कोई तर्क बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल। तो ये जो युक्ति संगत संभव बात है। नहीं है उसको करके दिखाइए या तो बिल्कुल। जो बड़े सरल से कार्य लगते हैं और जिसमें लगता है अरे इनको तो हम कंट्रोल कर लेंगे, अपनी बात कह लेंगे, तो उसमें वो चीज अपना पक्ष उजागर करके अपनी, हुँ, हुँ। मुझे लगता है प्रकृति के प्रति प्रेम को ना दिखाते, मतलब उसके हुँ। प्रति उदासीनता दिखाते। बिल्कुल, बिल्कुल। और कमाल की बात ये है कि इसी न्याय की बौद्धिकता, अति बौद्धिकता के कारण हमने आधी से ज़्यादा धरती जो है वो नष्ट कर दी है। इसीलिए चंद्रमा के ऊपर प्लॉट काटने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि धरती तो अब रहने लायक बची नहीं है, तो चंद्रमा पे प्लॉट ले लो। खैर एनीवे जी ज्ञानचंद जी आप कुछ कहना चाहते हैं? सुभाष जी और फिर हम इस आज के संवाद और को जानवर बड़े भी तो इसीलिए नजर आते हैं कि मनुष्य ने स्वार्थ के लिए जंगल काट दिए हैं बिल्कुल ही। हाँ जी, हाँ, ठीक बात है। ये तो है ही है। तो आशुतोष जी मेरा एक ही निवेदन है जी सर। कि जो हमारा भोजन है हुँ। वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। कोई ये फैसला ही नहीं कर सकता है कि मैं क्या खाऊँगा। जहाँ जी, तक जी। मैं समझ हुँ। सकता हूँ, जी। क्योंकि आप कहाँ रहते हैं,
किस अवस्था में रहते हैं और हुँ, कैसे जीवन का आप निर्वाह करते हैं, ये सब हमारे हाथ में है ही नहीं। जैसे पूर्व वक्ताओं हुँ, ने कहा है कि सब तो क्रिएटर ही है जो ये करता है। हुँ, लेकिन तर्कों में कोई उलझना चाहे तो तर्क बहुत सारे हैं। जी, जी। लेकिन किसी का भोजन क्या हो सकता है, ये कोई भी दूसरा आदमी नहीं तब तक फैसला कर सकता है मेरे हुँ, विचार से, जी। जब तक कि आप उसकी अवस्था में नहीं रहेंगे। हुँ, एक पेशेंट जो पैलिएटिव केयर में है, जो किसी भी बिल्कुल। बीमारी से जूझ रहा है, कैंसर या एनी अदर जो हुँ, हमारी पैलिएटिव जी, केयर जी। वाली हैं, जिसमें लगता है कि आदमी बस नहीं रह पाएगा, जी, सर। उसको हम दवाई खिलाने के टाइम पे, दवाई के नाम पे वेज और नॉन-वेज करके दवाइयाँ खिलाते हैं जी, जी। और उस वक़्त वो उस आदमी के हाथ में नहीं होता है कि वो क्या खा रहा है। आप तो एकदम उस वक़्त उस पेशेंट का आप एक हालत देख लीजिए, वो तो अधमरा-सा होता है। हो सकता है मेरी बिल्कुल। ये शब्दावली ठीक ना हो, नहीं, नहीं, ठीक है। अधमरा-सा है। जी, जी। और उस अधमरे अवस्था में वो आदमी कैसे डिसाइड करेगा कि मैं क्या खाऊँ, मुझे क्या दिया ओके, जाएगा, मुझे क्या नहीं दिया जाएगा? क्योंकि बिल्कुल। जब मनुष्य एक बिस्तर पे पड़ जाता है और खाना राइस ट्यूब से दिया जाता है या खाना इंट्रावेनस दिया जाता है, तो वो मनुष्य कैसे सिलेक्ट करेगा कि मैं वेज खाऊँगा या नॉन-वेज खाऊँगा? जी, जी। और मुझे जी। लगता है कि ये अवस्था जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, हुँ, एक पेशेंट का बेड पे पड़े हुए हैं, ये हुँ, अवस्था हम सबकी है। हम एक हुँ, प्रकृति के नियम में बैठे हुए हैं। हुँ, कोई आदमी कहेगा कि मैं वेज इसलिए खाऊँगा क्योंकि किसी जानवर का मैं हानि नहीं करना चाहता हूँ। दूसरा आदमी कहेगा कि मैं किसी जानवर की हानि करे बगैर तो मैं साइबेरिया समुद्र के किनारे या कहीं और इकोलॉजी में जी। ज़िंदा ही हुँ, नहीं रह पाऊँ। तो फिर कोई कहेगा नहीं मेरे लिए तो मछली तो जल तो रही के समान है। तो मुझे लगता है कि एक खाने के विषय में हमें उतना अ अ, अड़गपन दिखाना नहीं चाहिए जहाँ तक कि समाविष्टि की भाषा है। बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। चलिए। ठीक है, तो आज की उम इस लास्ट जो कमेंट्स हमारे साथ साझे किए गए हैं, वहीं पे आज के इस संवाद को हम विश्राम देते हैं और जी मैडम रितु आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं सर धन्यवाद करना चाह रही हूँ जी। और बहुत अच्छा लगा सुन के। जो कहीं ज्ञान खो जाता है, कभी नहीं कर पाते हैं, तो जब इतनी नॉलेज को सुनते हैं, फिर उस दिन फिर एक संकल्प होता है, यस मेरे को भी करना है। वेरी गुड। चलिए अच्छी बात है, ये संकल्प जो है ये सशक्त हो अ, और सार्थक हो, सफल हो आपका संकल्प और इसको बनाए रखें। जी, संकल्प के लिए बस तप करते रहें तो कुछ न कुछ आगे रास्ता निकल आएगा। तो चलिए जी, आज की इस चर्चा को, आज के संवाद को यहीं पे हम विश्राम देते हैं और पुनः फिर हम लोग मिलेंगे किसी नए विषय के साथ और उसके ऊपर चर्चा करेंगे, देखते हैं और आदरणीय पद्म मुनि जी महाराज जी ने मेरे से पिछली बार बात की थी कि प्राकृत जो भाषा है, उसका दर्शन मैं समझता हूँ, उसका दर्शन, उसका व्यवहार और उस भाषा के वैशिष्ट को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर भी एक चर्चा हमारी लेनी है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ही अगले हफ्ते या उससे अगले सप्ताह में हम उनके विषय को लेंगे और इन द मीन टाइम कुछ और जो चीज़ें हैं उनको हम आपके साथ साझा करेंगे। तो ये जो पावर पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसको प्लीज़ आप लोग पूरा देख लिया करें क्योंकि उससे फिर समय चर्चा के लिए निकल आता है कि आप लोग पढ़ के आते हैं, देख के आते हैं और फिर उसके बाद चर्चा करते हैं, तो वो ज़्यादा सरल हो जाता है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आज की इस चर्चा को यहीं पूर्णता प्रदान करते हैं, विश्राम करते हैं। धन्यवाद आप सब लोगों ने अपना समय, सहयोग और वैचारिक योगदान किया और न्याय और नीति को लेकर के जो विचिकित्सा थी, उसको और अधिक आपने स्पष्ट किया और उसको और अधिक जो है आपने विस्तार में लेकर के गए। उन सभी के लिए आप सबका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, धन्यवाद आप सभी का।
अब आप मीटिंग छोड़ धन्यवाद सकती हैं महोदय। चाहे जी।